हम्म। तो एक बार हम फाइनल रिवीजन के लिए आज क्लास कर रहे हैं इतने लेट में कि पूरा दिन आपने जो भी पढ़ा है वो कितना पढ़ लिया, क्या किया है, कैसा आपको आ गया है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आज के क्लास में जो है सभी लोग जो है एक एक क्वेश्चन जो है उठा रहे हैं और उसका आंसर्स दें, क्योंकि टोटल हमारे पास 17 क्वेश्चन है जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, किसी को जो बोले केवल वही माइक को अनम्यूट करें। तो एक एक क्वेश्चन करके हम सर करेंगे वैसे। सर बताइए। आपने जो आज क्वेश्चन पेपर भेजा था ना, हम्म। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें डिफाइन लीगल पर्सन तो आ गया कि उसमें क्या लिखना है, उसके आगे का जो पार्ट था ना वो नहीं समझ आया उसमें क्या लिखना है। वो हम अभी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो मैंने पेपर भेजा है वो एलएलबी का पेपर हुआ है ना इस बार 2023 वाला। हाँ जी। हाँ वो जी। पेपर भेजा है आपको जूरिस्प्रूडेंस 2 का। वो इसलिए भेजा है क्योंकि पिछली बार जो एलएलबी का पेपर आया था, जो हमारा भी एलएलबी का पेपर आया था, वो 60% पेपर कॉमन था। मतलब काफ़ी क्वेश्चन जो थे कॉमन थे। मुझे किसी ने भेजा आज दिन में ये दिखाने के लिए कि सर पेपर जो है काफ़ी कॉमन आया था बी एल एल बी का और तो वही तो ना, बस जूरिस्प्रूडेंस। उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 नहीं आया, बस बाकी तो सब आता है उसमें। कोई नहीं, अभी एक एक करके हम कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे, पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसको आता हो वही सिर्फ बोले। मतलब एक क्वेश्चन सबको बोलना है, चाहे तो अपना क्वेश्चन आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किसी को आता है तो एक बार बता दें। हिंदी वाले बच्चों को हिंदी मीडियम में बता दो एक बार स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है। सर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हम लोग नो फॉल्ट लाइबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो मेन फॉर्मेशन हुआ था, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्यों एग्जिस्टेंस में आई, वो हुआ इसलिए था क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं या फिर जो कॉमन पीपल होते हैं वो गलतियां करते हैं और उसके बाद डिफेंस देते हैं कि हमने पूरा प्रिकॉशन लिया था, पूरी केयर की थी, लेकिन हमसे गलती हो गई। कुछ एंड पे वो चीज पूरी नहीं हो पाई तो गलती हो गई, तो उस गलती को माफ कर दिया जाता था। और एक कहते हैं ना कि बैलेंस वो अच्छे से बन नहीं पा रहा था जस्टिस का। लॉस हो रहा है एक तरफ, मतलब कि इतना सब क्योटिक हो रखी हैं चीजें, तो उस बैलेंस को स्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रोविजन लाया गया था। और इसमें बेसिकली ये बात बोली गई थी कि अगर आपने जैसे लैंड है, लैंड का कोई अगर आपने मिस यूज किया है या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज करा है, तो उस केस में आप चाहे जितना प्रिकॉशंस ले और कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाता है, मिसफॉर्च्यून हो जाता है, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिकॉशंस एंड केयर। जैसे कि एक पौधा ग्रो किया किसी ने, वो जहरीला पौधा था, उसकी पत्तियां जहरीली थी, लेकिन वो जो पेड़ बन जाता है जब वो ग्रो करके, उसकी ब्रांचेस पड़ोसी के घर में जाने लगती है। अब पड़ोसी का कोई मतलब पालतू जानवर था, गाय थी, उस गाय ने उसका पौधा खा लिया, मतलब पौधा खा लिया क्या, पत्तियां खा ली, और उस गाय की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में हम ये नहीं क्लेम कर सकते हमने तो पूरे प्रिकॉशंस रखा था, आपकी गाय ने खा लिया। ब्रांच अगर एस्केप हुई है तब भी हम लायबल होंगे क्योंकि हमने नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया हुआ है। और ऐसे ही केस में इनहेरिटेंटली डेंजरस एक्टिविटीज को करना, जो मैंने अभी बताया। और उसके बाद प्रोडक्ट लाइबिलिटी का भी एक प्रोविजन आता है जिसके हिसाब से बोला जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर है, सेलर है, वो अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट को कॉमर्स कर रहा है, बेच रहा है, तब भी एक लाइबिलिटी का प्रोविजन बनता है। मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट होता है, एक डिजाइन डिफेक्ट होता है। और जैसे कि कोई प्रोडक्ट है जो कि मतलब उस पे पीछे लिखा रहता है ना कि कोई डीओ स्प्रे है, उसके पीछे लिखा रहता है इनफ्लेमेबल, ये जल सकता है, तो ये वार्निंग्स लिखी होनी चाहिए और बहुत जस्टिफाइड तरीके से कि हमारी नजर पड़ जाए अगर वो इनहेरिटेंटली डेंजरस है। तो ये स्टैब्लिश करता है और प्रोटेक्शन देता है पब्लिक को और कंज्यूमर्स को, अगर ऐसी मतलब कोई चीज है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है। कंपनसेशन प्रोवाइड करता है विक्टिम को ऑब्वियसली। एफिशिएंट एलोकेशन करता है कॉस्ट का। अब ये एफिशिएंट कैसे हो सकता है, ये इस तरीके से होगा कि यहाँ पे कोई बचने का वही नहीं है, रास्ता नहीं है। अगर आपने करा थोड़ा सा भी नेग्लिजेंस तो इसमें आप लाइबल होगे और ऐसी तरीके से एक बैलेंस स्ट्राइक हो पाएगा। और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का एक हम छोटा सा डिफेंस ले सकते हैं कि सामने वाले की तरफ से भी गलती थी और हमारे तरफ से भी थी, तो कॉम्पनसेशन कम हो सकता है या फिर अवॉइड हो सकता है। प्रोडक्ट का अगर मिसयूज किया गया है तो भी हम कहीं ना कहीं इस केस में बच सकते हैं। और एजम्पशन ऑफ रिस्क का भी हम डिफेंस ले सकते हैं कि
पार्टी को पता था, जैसे कि मुझे पता है कि मेरे पड़ोसी ने शेर पाला है और मुझे समझाया भी गया कि वहां नहीं जाना है, लेकिन मैं फिर भी चली गई देखने। और मेरे साथ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए मैं खुद लायबल हूँ, क्योंकि एजम्पशन ऑफ रिस्क का एक फैक्टर आ जाता है। दैट्स ऑल। तो स्टेक लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जैसे शिखा ने अच्छी तरह से समझा दिया, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आप एग्जाम में आंसर कैसे फ्रेम करेंगे। जब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर फ्रेम करना होगा, सबसे पहले आपको उसके मीनिंग और डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि नॉन फॉल्ट लाइबिलिटी ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसमें आपका खुद का फॉल्ट ना हो, मतलब आपकी तरफ से कोई भी फॉल्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको नुकसान हो जाता है, तो जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी है उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, उससे आप वो वसूली कर सकते हैं जितना भी आपका नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इसका मीनिंग लिख देंगे। मीनिंग लिखने के बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करेंगे। वो एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख दें बना के। जैसे अगर मीनिंग लिख रहे हैं तो इट मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन विदाउट एनी फॉल्ट ऑन हिज पार्ट, स्टेक लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ये असाइनमेंट में भी डेफिनेशन लिखी हुई है। कोई एक एग्जांपल लिख के इसको एक्सप्लेन कर दें, स्टेक लाइबिलिटी का केस समझा दें क्या होता है। अब उसके बाद आप जब इसको शुरू करेंगे तो इसका डेवलपमेंट बताएंगे कि ये थ्योरी पैदा कहाँ से हुई। तो ये थ्योरी का ओरिजिन या डेवलपमेंट है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला केस। तो आप ये लिख देंगे कि इसका ओरिजिन जो है वो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है। उसको डिफाइन कर देंगे, जितना भी केस के बारे में आपको नॉलेज है वो सब कुछ आप यहाँ पे लिख देंगे। माइन शाफ्ट वाला है, हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोल माइंस का है जिसमें वाटर रिजर्वर बनाते हैं। ये लिखने के बाद फिर आप आगे लिखेंगे इसके लिए एसेंशियल्स ऑफ स्टेक लाइबिलिटीज। स्टेक लाइबिलिटी प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, डेंजरस थिंग। कोई भी काम कर रहा है वो डेंजरस होना चाहिए। अगर वो अनडेंजरस काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल गाय पाल रहा है दूध के लिए, तो दूध के लिए गाय पालना डेंजरस थिंग नहीं है, लेकिन वो गाय के साथ अगर सांड हो और वो पागल हो जाए और किसी को हार्म पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे, तो वो डेंजरस थिंग है। उसको कंट्रोल रखना उसके मालिक की जिम्मेदारी है। एस्केप्शन होना ज़रूरी है। एस्केप होना ज़रूरी, इसका मतलब ये है कि वो अपने लैंड के अंदर कुछ भी कर सकता है, उसके घर के अंदर वो कैसे भी रह सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन घर से बाहर जाने पर उसको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं सोसाइटी के। फॉर एग्जांपल अपने घर में हम कैसा भी कपड़ा पहने, हमें कौन पूछने वाला है, लेकिन घर से बाहर जाते हैं तो बिना कपड़ों के अगर चले जाएँ तो हम सोसाइटी का रूल्स वायलेट कर देंगे, हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है। ये सब काम करने के लिए अगर हम पागल नहीं है, लूनेटिक नहीं है, तो हमें कोई भी अरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि हम ऐसा वायलेशन नहीं कर सकते, सोसाइटी के नियम है रहने का। उसी तरह से स्टेक लाइबिलिटी के अंदर भी सोसाइटी का रूल है कि आप अपने घर के अंदर, अपने लैंड के अंदर, अपनी ज़मीन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन से बाहर आप कुछ नहीं करेंगे। दूसरा रीज़न ये हो गया, एस्केप्शन हो गया। तीसरा हो गया आपका नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। लैंड का अगर आप नेचुरल यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो आपने नहीं उगाया जहरीला पौधा, आपके वैसे ही उग गया अचानक, मतलब अननेसेसरी उग गया, कोई जंगली पौधा पैदा हो गया, वो जहरीला था, ये आपको भी नहीं पता था, वो अपने आप ही बड़ा हुआ, उसने एस्केप्शन कर लिया, दूसरे पड़ोसी के यहाँ चला गया, उसके जानवर ने खा लिया, मर गया। अब वो स्टेक लाइबिलिटी केस करता भी है तो आपका कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ना तो आपने कोई डेंजरस चीज़ अपने लैंड पर लगाई अपनी मर्जी से, ना आपने उसके एक्सेप्शन को रोकने की कोशिश की, क्योंकि आपने लगाए तो रोकेंगे क्यों। दूसरा, यहाँ पर जो है नॉन नेचुरल यूज़ था नहीं, नेचुरल यूज़ था लैंड का, इसलिए कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ये तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप आगे चलेंगे। फिर आप आगे इसके अंदर एक चीज़ जो मेन है वो ज़रूर लिखेंगे, वो है यहाँ पे एक्सेप्शन, जहाँ पर ये स्टिक लाइबिलिटी लगता ही नहीं, मतलब ऐसे केसेस जहाँ पे स्टिक लाइबिलिटी का प्रिंसिपल जो है फॉलो ही नहीं होता। अब कौन से ऐसे केसेस हैं, और जिसमें 5 पॉइंट है, मैंने आपको बताए भी थे, चाहे तो आप नोट कर लो, लिख लो। पहला है प्लेंटिफ हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर या फॉल्ट। प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट होना चाहिए या प्लेंटिफ ने खुद गलती की हो। एक्ट ऑफ गॉड, भगवान कोई काम करता है तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं होती किसी को भी। जो केस कर रहा है उसकी खुद की गलती है, मतलब जैसे मैंने एक घोड़े वाला आपको एग्जांपल दिया था, उस केस का नाम है पॉन्टिंग वर्सेस नॉन किस का केस है, वो 1849 का केस है। यहाँ पे नॉन किस ने अपने लैंड पर कुछ जहरीले पौधे लगा रखे थे, पूरा ध्यान रखता था कि पड़ोसी के साथ वो टहनी पत्ते कुछ भी ना पहुँच पाए, इवन पतझड़ भी होती थी तो वो एक एक पत्ते का ध्यान रखता था। लेकिन यहाँ पे जो पॉन्टिंग का हॉर्स था वो काफ़ी महंगा हॉर्स था और काफ़ी अच्छी प्रजाति का हॉर्स था, उम्दा नस्ल का था। उसने उस हॉर्स को एक दिन घूमने के लिए छोड़ दिया और हॉर्स ने क्या किया, उसके लैंड के अंदर गर्दन डालकर उस पौधे को खा लिया और मर गया। उसने बोला मेरा इतना महंगा घोड़ा आपने मार दिया, मैं आपके ऊपर केस कर रहा हूँ कोर्ट में।
उसने केस किया, प्लेंटिफ के पास स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस बना दिया उसने। तो डिफेंडर ने कहा भाई मेरा क्या फॉल्ट है, इनके घोड़े ने मेरी लैंड के अंदर गर्दन डालकर किया, मैंने डेंजरस चीज़ लगाई ठीक है, नॉन नेचुरल यूज़ किया ठीक है, लेकिन एस्केप्शन तो नहीं किया, एस्केप तो नहीं हुआ मेरा। तो एस्केप्शन नहीं हुआ तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन में जो है प्लेंटिफ जो डिफेंडर जो था वो बच गया क्लेम देने से, उसके ऊपर क्लेम लगाने, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं हुआ था, मतलब पत्ते उसके लैंड में नहीं गए थे। अब एक्ट ऑफ गॉड के लिए भी नहीं होता, प्लेंटिफ की खुद की गलती हो तो भी नहीं होता। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ अपनी मर्जी से कंसेंट देकर कह रहा हो कि कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैंने अपने पेड़ लगाए जहरीले और मैंने पड़ोसी को बोला पॉइजनस ट्री लगा दिए मैंने जी, ध्यान रखना, और थोड़ी बहुत टहनी आपके लैंड में भी आ सकती है। उसने वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। तो जब उसने अपनी प्रजामंदी दे दी तो उसके बाद वो ये नहीं कह सकता भाई मुझे नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि मैंने तो आपकी मर्जी से काम किया था, पूछ के काम किया, इसलिए जहाँ पे कंसेंट दे देता है वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। स्टैचुरी अथॉरिटी, स्टैचुरी अथॉरिटी होता है जैसे पुलिस है और सरकारी अधिकारी है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी, अगर वो कोई ऐसा काम करती है जिससे दूसरे को नुकसान हो जाए तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरी नो फॉल्ट लायबिलिटी है, भाई मेरा नुकसान क्यों कर दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल एमसीडी आती है आपकी घर की दीवार को तोड़ देती है, आपने ज़्यादा भार बना रखी, तो आप ये थोड़ा वो मेरी क्या गलती है इसके अंदर, नो फॉल्ट लायबिलिटी। तो अथॉरिटी को इजाज़त है, कानूनी अथॉरिटी ये सब काम कर सकती है, सरकार ही कर सकती है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, जहाँ पे थर्ड पार्टी का एक्ट हो वहाँ पर भी ये रूल लगता नहीं, तो ये लिख दोगे। फिर उसके बाद आप केस लॉस जो भी आपको अगर याद, जैसे लेलन वर्सेस फ्लेचर तो आप लिखोगे क्योंकि उसका डेवलपमेंट का केस है, लेकिन अगर आप चाहो तो एक एक एक्सेप्शन का केस या फिर एक डेंजर का केस, एक एक्सेप्शन का एस्केप का केस, एक नॉन नेचुरल यूज़ का केस, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको केस लॉस याद रहते हैं तो। इसके अंदर जो मैंने केस लॉस आपको बताए थे वो चैटी वर्सेस कैटर बताए थे जो पॉइजनस ट्री का था, मिसिस रीड वर्सेस लेॉन्स एंड कंपनी का बताया था, ये केस था एक कंपनी में ब्लास्ट हो जाता है, केवल कंपनी के एम्प्लॉय को ही नुकसान होता है, बाहर किसी को नुकसान नहीं होता। तो इस केस में स्टेक लाइबिलिटी लगाने से कोर्ट ने मना कर दिया था, क्यों, क्योंकि वर्कर्स को पता था कि हम कितने डेंजरस कंडीशन में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी रजामंदी दी थी। जहाँ पे कंसेंट आ जाता है वहाँ पे लगता ही नहीं ना, रूल खत्म हो जाता है। एक आपका था निकोलस वर्सेस मार्शल का केस, मैंने आपको बताया मार्शल लैंड का केस था, जिसमें वो अपनी लैंड पर जो है वाटर रिजर्वर बना देता है और वाटर रिजर्वर में बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी ओवरफ्लो हो जाता है, पड़ोसी के लैंड में जो डैम बना होता है उसको तोड़ के उसके मिल में घुस जाता है, फैक्ट्री में घुस जाता है। तो यहाँ पर जब भगवान ने किया है तो उसके लिए उसको सज़ा नहीं मिल सकती, इसलिए उसके ऊपर केस लगता नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप इसका आंसर फ्रेम करेंगे, मतलब आंसर फ्रेम करने की भी एक टेक्निक होती है ना, उसी तरीके से आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं। कुछ भी कभी भी लिख देंगे तो फिर आंसर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका लीगल राइट। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है जिसको भी आता है। बताइए कौन बताएगा, मैं तो रोज ही बताता रहता हूँ, आप लोगों को बताना है, इसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बता ही रखें। बाकी कोई लोग बताओ कोई भी लीगल राइट्स, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और लीगल राइट का मतलब होता है एंटाइटलमेंट। एक्चुअली ना मैंने इस आंसर को काफी छोटे छोटे ब्रेक कर लिया था कीवर्ड्स में, तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। लीगल राइट का मतलब होता है एंटाइटलमेंट का होना, प्रोटेक्शन का होना, जो कि ग्रांट होता है, हमें मिलता है, इंडिविजुअल को मिलेगा या फिर एंटिटीज को मिलता है ये एंटाइटलमेंट, ये प्रोटेक्शन बाय लॉ। सेट ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं, राइट का मतलब सेट ऑफ प्रिविलेजेस। फ्रीडम क्लेम्स इंडिविजुअल, कि ये इंडिविजुअल को मिलता है जो कि फ्रीडम क्लेम करना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं विद इन लीगल फ्रेमवर्क, अपनी ड्यूटीज को, अपने राइट्स को। राइट और ड्यूटी तो आपस में रिलेटेड है। और बाउंड्रीज कुछ होती हैं एक्सेप्टेड बिहेवियर की, कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। हमारे पास आर्टिकल 19(1)(a) है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस करने लगेंगे। हमें प्रमोट करना है फेयरनेस को, जस्टिस को और ऑर्डर को। अब ये चीज मतलब इंपॉर्टेंस इसकी, लीगल राइट की पहली इंपॉर्टेंस होती है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हर इंसान के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बाउंड्रीज को स्टैब्लिश करके, कि अपनी लिमिट में हमें रहना होगा, सामने वाले को रखना होगा, ताकि हम राइट्स को एंजॉय कर पाए। स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर का ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 19 का एग्जाम्पल लेते हुए। फिर सेकेंड आता है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से एक
हम लोग ट्रीट कर पाएंगे सामने वाले को फेयरली, इम्पार्शियली, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और एक ऐसा मैकेनिज्म सेटअप करेंगे, ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे जो कि एड्रेस करेगा, ऐसे एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को लाएंगे जो एड्रेस करेगा ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन या फिर इनजस्टिस से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट कहता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्रेसल, यानी कि अकाउंटेबल करेंगे, लाइबल ठहराएंगे जो भी वॉयलेशन करेगा लीगल राइट का। इस्टेब्लिश मैकेनिज्म टू होल्ड लाइबल, सीक रिड्रेसल, कंपनसेशन। अब अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी तो हो गया पनिशमेंट, और रिड्रेसल यानी कि कंपनसेशन देना, फेयर ट्रायल का ध्यान रखना, चैलेंज करना एविडेंसेस को कि ये एविडेंसेस हमारे खिलाफ है तो ये गलत है, कैसे गलत है इसको चैलेंज करना, फेयर और मतलब इम्पार्शियल तरीके से ट्रायल का ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट कहता है बैलेंसिंग इंडिविजुअल और पब्लिक इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक अपना खुद का इंडिविजुअल और पब्लिक यानी एक सोसाइटी का एज अ होल, यानी कि स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोसाइटल इंटरेस्ट, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, आर्टिकल 19 के हिसाब से हमें चलना है। फिर फिफ्थ कहता है कि प्रमोशन ऑफ स्टेबिलिटी, हमें एक स्टेबिलिटी को ध्यान रखते हुए एक्शंस लेने हैं, ऑर्डर का ध्यान रखना है, और एक क्लियर फ्रेमवर्क रखना है ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट। अब एक सोसाइटी में सब तो होते हैं ना, इंडिविजुअल होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टेट होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, तो जब इतने सारे लोग साथ में रह रहे होते हैं तो उनके साथ हमें एक अच्छा मतलब सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा ताकि किसी का राइट ना वायलेट होने पाए, और सर्टेनिटी के साथ चलना पड़ेगा ताकि हम प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ रह पाए और लॉ के ऊपर, लीगल सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर पाए और सोसाइटी में हार्मनी बना पाए। सिक्स पॉइंट कहता है फेलिसिटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, यानी कि फेलिसिटेट करना है, प्रमोट करना है पार्टिसिपेशन को, एंगेजमेंट को, यानी पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंगेज इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कैसे? हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं, हम अपना खुद का लीडर खुद से अपॉइंट करेंगे, डेमोक्रेसी को एंजॉय करेंगे, ये भी एक तरीके का लीगल राइट हो गया। सेवन पॉइंट कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर, यानी कि पावर का अब्यूज गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है और इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता है, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। इंस्टीट्यूशन भी अब्यूज ऑफ पावर नहीं कर सकता है। प्रिवेंट करना है अब्यूज, ऐसे अब्यूजेस को प्रिवेंट करना है और इंश्योर करना है अकाउंटेबिलिटी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन, यानी कि आर्बिट्रेरी डिटेंशन का मतलब विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, किसी को भी जाके पकड़ लेना, किसी को भी जाके जेल में डालना, ये सब नहीं करना है। अनलॉफुल सर्च के ऊपर हमें ध्यान देना है कि ये भी नहीं करना है। इनफ्रिंज जो कर रही है लाइबिलिटीज, ऐसी चीजों को रोकना है। अब यहाँ से निकल के आता है काइंड्स ऑफ लीगल राइट, कितने टाइप्स के और कितने काइंड्स के लीगल राइट होते हैं। पहला सिविल राइट, जैसे कि नाम बताता है, सिविल केसेस यानी सिविल राइट्स, यानी फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, ऑटोनॉमी के बारे में। एग्जाम्पल आर्टिकल 21, 14 और 19। हमें पता है राइट टू लाइफ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंडिविजुअल कैन एंगेज इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इन सारे एक्टिविटीज में एंगेज होगा विदाउट एनी अनजस्टिफाइड इंटरफेरेंस। फिर आते हैं ह्यूमन राइट पे, ये भी हम सबको पता है कि यूनिवर्सल होता है, कोडिफाइड भी होता है, और ये इंटरनेशनल फॉर्म में होता है, कन्वेंशंस के फॉर्म में, ट्रीटीज के फॉर्म में होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है पीपल को, इंडिविजुअल को टॉर्चर से, स्लेवरी से और अदर अब्यूजेस से। ह्यूमन राइट इन मतलब कि क्या लिखा है, इन जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, इसका रेफरेंस इधर कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, 14 में, 19 में, 21 में, और इसको हम लोग गोल्डन ट्रायंगल के रूल के नाम से जानते हैं, जो कि मेनका गांधी के केस में स्टैब्लिश हुआ था कि आर्टिकल 21 में ही 19, 14 और 21 का एक ट्रायंगल बनता है। और पॉलिटिकल राइट आता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, हमें वोट करना चाहिए, ये सारी चीजें। इकोनॉमिक राइट आता है कि चीजों को प्रोड्यूस करना, मतलब ऑब्जेक्ट्स को यानी गुड्स को प्रोड्यूस करना, और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज होना, वर्किंग कंडीशंस, अच्छे वर्किंग कंडीशंस में काम करना, रीजनेबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए, हेल्थ केयर वगैरह का मतलब ध्यान रखना, ये सारी चीजें। फिर सोशल राइट्स आते हैं सोसाइटी से रिलेटेड कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। लीगल राइट होता है फेयर ट्रायल, लीगल रिप्रेजेंटेशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। फिर आते हैं कल्चरल राइट के ऊपर कि कल्चर है, हेरिटेज है, लैंग्वेज है, जो भी डाइवर्सिटी है, इंडिया के अंदर इतना डाइवर्स कंट्री है, तो सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सबका प्रोटेक्शन होना चाहिए, भले ही वो माइनॉरिटी क्यों ना हो। फिर आते हैं एनवायरमेंट राइट के ऊपर, जो हम सबने पढ़ा था आर्टिकल 21 के बारे में, क्लीन, हेल्दी,
सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। चाइल्ड राइट के ऊपर आएंगे तो वेल बींग होना चाहिए चाइल्ड का, आर्टिकल 21 में होना चाहिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। नो पर्सन शैल बी डिनाइड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। देन एजुकेशन के ऊपर बात हो रही थी कि हर बच्चे का राइट है, राइट टू एजुकेशन है। और इसी से रिलेटेड मिड डे मील के बारे में लिख सकते हैं कि उनको फ्री की एजुकेशन मिल रहा था, फ्री का खाना मिल रहा था बच्चों को, जो गवर्नमेंट की स्कीम आई थी। और अब्यूजेस है, एक्सप्लॉइटेशन, इनसे बचाना। विमेन के बारे में लिख सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी को मतलब प्रमोट करना है, जेंडर बेस्ड जितने भी वॉयलेंस होते हैं, वॉयलेशंस होते हैं, सबसे बचा के रखना है। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, एम्पावरमेंट को प्रमोट करना। माइनॉरिटी पे बात आएगी तो सोशल है माइनॉरिटी, कल्चरल माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें लीगल राइट के, तो सोर्स एंड लॉ होता है, यानी लीगल राइट जो होता है डिराइव करता है अपना एग्जिस्टेंस लेजिटिमेसी फ्रॉम लीगल सिस्टम, यानी कि सोर्स ऑफ लॉ है। लीगल राइट की मतलब नाम में ही लॉ आता है, यानी लीगल लॉ। तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो अपने आप ही एक लीगल सिस्टम से निकल के आता है, जो कि बनाया गया है और प्रोटेक्ट किया गया है लेजिस्लेटिव बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा। और ये इंटरनेशनल ट्रीटीज में भी मेंशन किया गया है। राइट एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में बात की गई, किस तरीके से लोगों के राइट होते हैं और प्रॉपर्टी के राइट होते हैं, कैसे होता है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। तो मेरे पास मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये मेरा एक राइट है। और ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी सामने वाले की है कि वो ट्रेसपास ना करे, और उसने अगर वोलेशन किया तो मेरे पास लीगल रेमेडी रहेगी। और फिर राइट टू प्रोटेक्शन एंड एनफोर्सेबिलिटी आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो ठीक है, मेरे ख्याल से सारे राइट्स आपने कवर कर दिए। लीगल राइट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना चाहिए और आ भी सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है पोजीशन। पोजीशन के बारे में आपको क्या पता है? पोजीशन जो होता है एक्चुअल पोजीशन हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो सकता है, मतलब जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में है, आपके पास है, आपके कब्जे में है, उसको हम पोजीशन कहते हैं। या तो वो एक्चुअली आपके कब्जे में हो सकती है, लीगली आप उसके मालिक हो सकते हैं। यही दो तरह का पोजीशन है जो हमने पढ़ा है इसके अंदर। इसके अलावा इसका जो कॉन्सेप्ट है पोजीशन का, वो पोजीशन का कॉन्सेप्ट प्राइमरी फेस में देखें तो ऑनरशिप को कनेक्ट कर देता है कि इससे ऑनरशिप साबित हो सकती है। कंट्रोल और यूज़ की पावर दे देता है आपको पोजीशन। पोजीशन जिसके पास भी होगा वो उसका कंट्रोल भी कर सकता है, उसका यूज़ भी कर सकता है। प्रेजम्पशन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है जिसको प्रेजम्पशन मिला हुआ है, उस अथॉरिटी के पास क्या चीज़ है? उसकी कंट्रोल है, उसका ऑब्जेक्ट का कंट्रोल है, वो उसको यूज़ कर सकती है। इसके अलावा वो हेल्प करती है आपके कॉन्फ्लिक्ट अराइज में, डिस्प्यूट सॉल्व करने में, या किसी और तरह का कोई राइट से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट आता है, पोजीशन से जुड़ा कोई डिस्प्यूट आता है तो उसका सल्यूशन करने में वो हेल्प कर सकता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर पोजीशन जो है इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल किसी भी क्राइम सीन को अगर प्रूव करना है तो हम क्या देखते हैं कि जो क्राइम से जुड़े हुए जो वेपन्स हैं, कोई प्रॉपर्टी है जो क्राइम से जुड़ी हुई है, वो डायरेक्टली किसके पोजीशन में है? जिसके पोजीशन में होगी उसको हम लोग क्राइम सीन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ राइट्स, राइट्स को साबित करने का तरीका भी पोजीशन से ही हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जैसे हमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, इन सब के राइट्स हैं। थोड़े मिनट हो गया, हाँ ये ठीक है। उसके बाद है आपके पोजीशन में राइट्स है ना, कुछ गड़बड़ हो गया। सर एक्विजिशन ऑफ राइट है पोजीशन में। वो तो है लेकिन आगे ना कुछ गड़बड़ हो गया। ये ना सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, ये तो सब काइंड्स ऑफ राइट्स हैं। सर एक्विजिशन ऑफ राइट में ना एडवर्स पोजीशन का प्रोविजन दिया गया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि एक सर्टेन पीरियड तक अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड की जाए अपने पोजीशन में तो उसको ओनरशिप बना दिया जाता है। खासकर तब जब कोई पर्सन ओपनली सामने वाले के मतलब आगे से जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, और उस सामने वाले पर्सन को पता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, वो यूज कर रहा है विदाउट द कंसेंट और विदाउट द ओनर्स ऑब्जेक्शन, तो वो स्पेसिफाइड पीरियड में ना ओनरशिप बन जाता है पोजेशन। ये ठीक है। इसके बाद क्या है इसके अंदर? इसके बाद है डिफरेंशिएशन बिटवीन पोजीशन इन फैक्ट और पोजीशन इन लॉ। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब इसी के अंदर पूछ सकता है, पोजीशन के क्वेश्चन में ही जोड़कर इसको पूछ सकता है।
कि जब आपके पास किसी भी चीज़ का फिजिकल कंट्रोल हो या कस्टडी है, तो आप कह सकते हैं वो आपके पास क्या है, पोजीशन इन फैक्ट है। लेकिन अगर आपके पास लीगल कंट्रोल है उसका, यानी कि आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो लीगली आप उसके मालिक हैं, तो वो आपका पोजीशन इन लॉ होता है। आप जैसे फिजिकल कंट्रोल किसी भी चीज़ का आपके पास है, फैक्चुअल का सर्कमटेंसेस आप ये प्रूव कर रहे हैं कि वो आपके कंट्रोल में, प्रीमी फेस एविडेंस जो है वो भी ये प्रूव कर रहे हैं कि डायरेक्टली चीज़ जो आपके कब्जे में है, तो ये सब आपके पोजीशन इन फैक्ट को बता रहे हैं। इसके अलावा लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन है। इसके अलावा और है फिजिकल इंटरफ्रेंस है। ये सब चीज़ें अगर आपके पास है तो ये पोजीशन इन फैक्ट है। लेकिन पोजीशन इन लॉ इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वो क्या है, लीगल रिकॉग्निशन है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है, एविडेंस है जहाँ पे आप प्रूव कर सकते हो कि आपके पास ऑनरशिप है, रिलेशनशिप है, ऑनरशिप की जो आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, लीगल रेमेडीज और ट्रांसफरेबिलिटी। ये पोजीशन इन फैक्ट हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है इसमें ऑनरशिप। ऑनरशिप बताइए, ऑनरशिप क्या होती है? सर बहुत ज़्यादा। ओनरशिप का मतलब ये हम्म, होता है कि एक लीगल कॉन्सेप्ट है पहला तो ये, जो कि रेफर करता है कंप्लीट और एक्सक्लूसिव राइट के ऊपर कि सिर्फ मेरा, अगर मैं ओनर हूँ तो ये चीज सिर्फ मेरी है। और राइट है तो फिर कंट्रोल भी होगा ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटिटी हैज ओवर अ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। और टेंजिबल और इंटेंजिबल का मीनिंग क्या होता है? टेंजिबल का मतलब होता है जो भी हम देख सकते हैं, कोई समान चीज है। और इंटेंजिबल का मतलब जो हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट हो गया, और पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। और जो ओनरशिप होती है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के नाम से जानी जाती है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। और इनकम्पासिंग द राइट टू पजेस, यूज और मैनेज, यानी कि जिसके पास ओनरशिप होती है वो पजेस भी करता है उस चीज को, यूज भी करता है उस ऑब्जेक्ट को, और मैनेज करता है, ट्रांसफर करता है, और पूरे एंजॉय करता है उसके सारे बेनिफिट्स को। कुछ की फीचर्स भी होते हैं जैसे कि एक्सक्लूसिव राइट, जैसे कि मैंने बोला कि मैं ही ओनर हूँ, मेरा मतलब वो है, ओनरशिप है। पजेशन, पजेशन हो सकता है कि मैं किसी और को दे दूं, मेरी ओनरशिप हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि पजेशन भी मेरे पास हो। नहीं भी है तो चलेगा, लीगल पजेशन मैं किसी और को दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर था, मैंने किराए पे किसी को रख लिया, तो पजेशन उनके पास है घर का, लेकिन ओनर मैं हूँ मेरे घर की। और यूज एंड एंजॉयमेंट, यानी कि उस प्रॉपर्टी से जो भी फायदा मिलता है, यानी मैंने रेंट पे रखा है तो पैसा मिल रहा है, तो ओनर होने के नाते वो पैसा मेरा होगा। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, उस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा कि कब तक कोई भी टेनेंट वहां रुक सकता है, या फिर मैनेजमेंट उस प्रॉपर्टी का देखना है कि वहां का, मान लेते हैं पंखा खराब हो गया, तो वहां का पंखा भी मैं फिक्स करूंगी, यानी कि मैनेजमेंट है वो, कंट्रोल है मेरा, वहां रह कोई और रहे लेकिन कंट्रोल मैनेजमेंट मेरा है। ट्रांसफरेबिलिटी भी हो सकती है कि जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसने, उसको वो घर पसंद आया, उसने मुझे 1 करोड़ रुपए दे दिए, तो मैंने ट्रांसफर कर दिया उसको, पूरे पूरा ओनरशिप भी उठा के ट्रांसफर कर दिया और मुझे प्रॉफिट मिला। एक्सक्लूजन और डिफेंस का भी रोल होता है कि आप कोई ट्रेसपास कर दे मेरे घर में, तो मेरे पास पूरा राइट है उसको वहां से एक्सक्लूड, मतलब पूरा एक्सक्लूड करने का, भगा देने का, और अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का। ये तो आईपीसी में भी इसके बारे में बात होती है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, जो बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों को हम डिफेंड कर सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो टेम्परेरी भी हो सकती है ओनरशिप, और परमानेंट नेचर की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। फिर काइंड ऑफ ओनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल ओनरशिप, यानी कि एक इंडिविजुअल है वो ओनर है, जैसे कि मैं ओनर। जॉइंट ओनरशिप की बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं, एक होता है जॉइंट टेनेंसी, एक होता है टेनेंसी इन कॉमन, और थर्ड पार्ट कहता है सी पार्ट की टेनेंसी बाय एंटिटी। अब आते हैं कि जॉइंट ओनरशिप में टेनेंसी क्या होती है। जॉइंट टेनेंसी इसमें होता है टू और मोर इंडिविजुअल, दो या दो से ज्यादा लोग होल्ड करते हैं अनडिवाइडेड एंड इक्वल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, मतलब इक्वल इंटरेस्ट है दो या दो से ज्यादा लोगों का एक प्रॉपर्टी में। द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप अप्लाइज, यानी जो सर्वाइवरशिप का राइट होता है ना, वो इस चीज पे अप्लाई करता है। जैसे कि हमने हिंदू लॉ में पढ़ा था, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, कि जो दो, मतलब कि ओनर्स हैं या को ओनर्स हैं, दो से ज्यादा हैं मतलब को ओनर्स, और उनमें से अगर एक की डेथ हो गई तो ये जो राइट है ना, इक्वल राइट, ये पास हो जाता है सर्वाइविंग को ओनर्स के पास में। टेनेंसी इन कॉमन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी अलग चीज होती है। इसमें क्या होता है, ये भी एक तरीके का जॉइंट ओनरशिप है, जिधर दो या दो से ज्यादा अनडिवाइडेड इंटरेस्ट को होल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन दोज इंटरेस्ट कैन बी अनइक्वल, यानी कि ऊपर हमने देखा
जॉइंट टेनेंसी में कि इक्वल इंटरेस्ट होता है, इधर हमने देखा कि ये अनइक्वल इंटरेस्ट होता है। नो राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, ऊपर होता है राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, लेकिन इधर टेनेंसी इन कॉमन में कोई राइट नहीं है सर्वाइवरशिप का। और ईच को ओनर, जो एक एक ओनर होता है ना, वो अपना अलग शेयर एंजॉय करता है, और उस शेयर में से वो उसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है, वो उसकी मर्जी है। फिर आते हैं सी पार्ट पे, टेनेंसी बाय एंटायरिटी, यानी कि पूरी, मतलब एंटायरिटी के हिसाब से टेनेंसी को देखा गया है कपल के फॉर्म में, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, कपल है, तो उनका अनडिवाइडेड ओनरशिप का इंटरेस्ट होगा, इक्वल इंटरेस्ट होगा प्रॉपर्टी में, और उनके पास ये इंक्लूड करता है राइट ऑफ सर्वाइवरशिप को। फिर हम देखते हैं थर्ड कैटेगरी, थर्ड मतलब कैटेगरी को ओनरशिप की, जिस जो की बात करती है ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय टू और मोर इंडिविजुअल और एंटिटीज, जैसे कि ऊपर भी पढ़ा। सच एज पार्टनरशिप, को ओनरशिप में पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है, कॉर्पोरेशन का, ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, और इस ओनरशिप में जो प्रॉपर्टी का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसमें से जो भी राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, जो भी पैसा हम कमा रहे हैं, वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कम्युनिटी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो इसमें होता है कि ओनरशिप होती है इन सम जुरिस्डिक्शन, टिपिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज और डोमेस्टिक पार्टनरशिप के रिलेशन में ये चीज होती है, और इधर भी इक्वल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी की बात की जाती है। देन फिर कॉर्पोरेट ओनरशिप की बात होगी, तो प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय कॉर्पोरेशन और लीगल एंटिटी। प्रॉपर्टी इज treated as an asset of an corporation. Ownership right is exercised by entities director. यहाँ पे एंटिटी के जो डायरेक्टर है वो ओनरशिप के राइट को एक्सरसाइज करते हैं। वैसे ही ट्रस्ट ओनरशिप होती है, पब्लिक ओनरशिप होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप होती है कि मेरा कोई आइडिया था, मेरा कोई पेटेंट था और कॉपीराइट था, और उसी हिसाब से इंडिजिनस भी ओनरशिप होती है। दैट्स ऑल। कुछ पूछना था आपको टीना? यस सर, तो मुझे ये पूछना था कि ओनरशिप ओनरशिप में सिर्फ डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ ओनरशिप ही तो पढ़ना है ना? देखो, ओनरशिप का आंसर अगर कैसे लिखना है, मान लो ओनरशिप का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन, फिर इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर इसके फीचर्स लिखेंगे, ओनरशिप के फीचर्स क्या क्या, जैसे एक्सक्लूसिव राइट, ट्रांसफरेबिलिटी, पोसेशन, एक्सक्लूजन, और आपका यूज़ एंड एन्जॉयमेंट, ड्यूरेशन, ये सारे इसके फीचर्स हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे आप काइंड्स ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप कितनी तरह की होती है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का आएगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन 20 मार्क्स से पूछ रहा है ओनरशिप के बारे में, तो आप सब कुछ ही लिख देंगे। फिर लास्ट में इसकी कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में यही सब पॉइंट आपके कंक्लूजन होके आ जाएंगे। लेकिन अगर ये पूछ लेता है आपके 10 मार्क्स में, जब अगर आपको 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको क्या लिखना है, तब आपको इनको लिमिट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल 7 से 8 पॉइंट हमारे फीचर्स में लिखे हैं, तो आप उसको कम करके जो है 5-6 पॉइंट कर लेंगे, यहाँ 3-4 पॉइंट कर देंगे। दूसरा आपका कि अगर आपके काइंड्स ऑफ ओनरशिप में टोटल 10-11 पॉइंट है, तो इसको भी आप लिमिट कर देंगे 10 मार्क्स के हिसाब से। क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ पे एग्जामिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि सेक्शन ए के अंदर नॉट मोर देन 75 वर्ड्स आपको आंसर लिखना है। 75 शब्दों ज़्यादा आंसर नहीं होना चाहिए, तो आपको उससे ज़्यादा आंसर लिखना ही नहीं है, एक ही शीट में लिखना है। और सेक्शन बी के अंदर पढ़ेंगे तो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, मतलब वहाँ पर भी नॉट मोर देन का इस्तेमाल हुआ है। इसका 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना, तो 200-250 चल जाएगा, लेकिन 300-400 वर्ड नहीं चलेगा। इसलिए बहुत लंबा आंसर ना लिख कर सिर्फ 3 पेज का आंसर लिख देना, क्योंकि 2 पेज में वैसे 200 वर्ड आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप 3 पेज तक आंसर लिख सकते हैं, उतना ही आंसर लिखना। फिर सेक्शन सी में लिखा हुआ है डिटेल आंसर रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर आप कितना ही बड़ा लिख सकते हैं। जो आंसर ज़्यादा अच्छा आता है वो 10 पेज का भी लिख दो, लेकिन ऐसे करेंगे तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो एवरेज हमें 5 पेज का रखना है, सी सेक्शन में 5 पेज भरना है। इसी वजह से आपकी जो सीटें हैं वो 32 से 28 की गई हैं, क्योंकि उनको लगता था कि सीटें ज़्यादा होने की वजह से बच्चे सीट भरने के चक्कर में इतने सारे पेजेस को भरते जा रहे हैं। तो ऑनरशिप के आंसर में सबसे बढ़िया बात ये हो सकती है कि जो भी चीज़ के हम मालिक हैं, जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है, जो हमारे फिजिकल कंट्रोल में है, वो उस चीज़ के हम ऑनर हैं। ऑनर को डिफाइन करने के लिए सर्टिफिकेट बाद में आता है, पहले पोजीशन दिखता है, पोजीशन से ओनरशिप साबित हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखते ही पता लगाना चाहें कि इसका कौन ऑनर है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा क्रिमिनल लॉ। क्राइम सीन पर कोई भी पकड़ा जाता है, डायरेक्टली उसको क्या कह देते हैं, कल्प्रिट कह देते हैं, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। उसके हाथ में बंदूक है तो वही ऑनर कहलाता है उसका। बाद में जो देखा जाएगा कि कौन उसका एक्चुअल ऑनर है कि नहीं।
तो ऑनरशिप का आंसर इस तरह से फ्रेम होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे इंपॉर्टेंट जो मैं करा रहा हूँ आपको अभी। अगला है वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको थोड़ा सा मैं ही समझा देता हूँ, अगर किसी को आता है इशिका के अलावा तो आप बताएं, कोई भी इसको बता सकता है। तो क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, कि कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज तो पता ही होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट कॉन्सेप्ट का पता होगा तो आप कुछ तो लिख के आएंगे ना एग्जाम में। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होना चाहिए इसमें, पहली बात। दूसरी बात आपको मैंने ये बताया था कि सेल्समैन जो होता है, जो उसके मालिक से, एम्प्लॉयर से उसका जो रिलेशन होता है, वो सेल्समैन की जो भी सेल्स है उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि सर्वेंट और मास्टर के रिलेशन के अंदर जो लाइबिलिटीज़ को बॉन्ड करने की पावर, ताकत है, वो मास्टर के पास है। तो यहाँ पे एक पार्टी रिस्पॉन्सिबल है किसी दूसरे व्यक्ति की गलती के लिए। कोई एक व्यक्ति गलती कर रहा है, ओमिशंस कर रहा है या कोई मिस्टेक कर रहा है, तो उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो मालिक है, वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एजेंट के फॉल्ट के लिए। लेकिन एजेंट के पास भी ये बंदिश है कि उसको अपने लिमिटेशन, जितने भी उसको बोला गया उसी के अंदर उसको काम करना, उससे बाहर नहीं जाना। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी एजेंट और जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, उसके बीच का जो रिलेशन है उसको प्रूव करता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो लाइबिलिटी होती है, जो कंज्यूमर को फॉल्ट हुआ, नुकसान हुआ किसी भी गुड्स की सेल की वजह से, उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, तो वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एम्प्लॉयर लेगा, मालिक लेगा। क्यों लेगा? इसका रीज़न है ये है, देखो गलती सेल्समैन कर रहा है, लेकिन सेल्समैन किसका एम्प्लॉय है? मालिक का। तो मालिक के पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं कि वो वर्कर को ट्रेंड करे, कंट्रोल रखे, सुपरविज़न करे उसके ऊपर। कोई भी ऐसी काम अगर वो करता है, पकड़ा जाता है, तो फिर ये जिम्मेदारी मालिक की है। हमें फॉर एग्जांपल हम कंज्यूमर हैं, हम मार्केट में जाके किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद हमें पता लगता है कि भाई साहब प्रोडक्ट के साथ जो कमिटमेंट किए गए थे ना आफ्टर सेल्स के, वो सारे कमिटमेंट झूठे थे, ऐसा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। तो हम क्लेम किसके ऊपर करेंगे? हमें इससे थोड़ा मतलब हुआ कि हमें शोरूम वाले ने, सेल्समैन वाले ने क्या क्या कमिटमेंट किए। हमें तो ये पता था कि उसके ब्राउचर पे क्या लिखा था, वो कमिटमेंट कंपनी के थे। तो हमें सेल्समैन के कमिटमेंट भी कंपनी कमिटमेंट लग रहे थे, क्योंकि जो सेल्समैन सेल्स कर रहा था वो कंपनी के बिहाफ पर ही कर रहा था, तो हमें वो सही लग रहा था। तो हमने उसके कमिटमेंट को सच मान के खरीदा, तो हम कंपनी से क्लेम करेंगे लाइबिलिटीज़ को। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो होता है वो लाइबल होता है अपने एजेंट के रॉनफुल एक्ट का, नेग्लिजेंस का, जो भी उसका नेग्लिजेंस उसका एजेंट कमिट करता है उसका। यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट का डायरेक्ट रिलेशंस होना चाहिए। अगर कोई फ्रीलांस एजेंट है, फ्रीलांस सेल्समैन है, उसके एक्ट के लिए जो उसका प्रिंसिपल होगा वो जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा वाइकेरियस लाइबिलिटीज़ के अंदर। दूसरा आपको क्या समझना है इसके अंदर, वाइकेरियस लाइबिलिटी होती क्यों है, या फिर हम इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है कि गलती सेल्समैन कर रहा है, झूठा कमिटमेंट सेल्समैन कर रहा है, लेकिन पैसा मालिक को देना पड़ रहा है। तो पहले इसकी जो थ्योरी है वो बताती है आपकी डीप पॉकेट थ्योरी, कि मालिक के जेब में पैसा जाता है, वो इस तरह के लाइबिलिटीज़ को बॉन्ड कर सकता है। विक्टिम्स को कंपनसेट करने की पावर के पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉय, इसीलिए उसके ऊपर थोपा जाता है ये जो लाइबिलिटीज़ है ये, क्योंकि इसकी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो कंपनी है, वो प्रोडक्ट को बना रहा है, उसका ही प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इसके अंदर, मेजर पार्ट उसका है, एम्प्लॉय तो सिर्फ एक सैलरी ले रहा है। अब रिक्स एलोकेशन जितना भी है वो सारा प्रिंसिपल का है, सेल्समैन का है, उसका एजेंट का नहीं है। रीज़न क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्समैन को कंट्रोल करना, ट्रेन करना, उसके एक्शंस को डायरेक्ट करना, ये सारा काम प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल होता है तो उसको ही नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो वही डीप पॉकेट एक्सपेंसेस की तरह हो सकता है ये, कि प्रिंसिपल के पास जो है ज़्यादा पैसा आता है, प्रॉफिट में उसका बड़ा हिस्सा है कंपनी के, इसीलिए वो इन लाइबिलिटीज़ को जो है बियर कर सकता है, इनके खतरे को झेल सकता है। रिड्रेसिंग पावर इम्बैलेंस। पावर इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि पावर किसके पास जाता है? कंपनी के मालिक के पास जाता है कि सेल्समैन के पास जाता है? तो हम बोलेंगे मालिक के पास, प्रिंसिपल के पास पावर जाता है। तो जिसके पास पावर ज़्यादा होगी उसकी ड्यूटीज़ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पावर को बैलेंस करने के लिए राइट्स एंड ड्यूटीज़ आते हैं, तो ड्यूटीज़ भी उसके पास ज़्यादा होगी। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी का क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, भी आप इसी तरीके से कर लें। इसके अलावा सोशल यूटिलिटी भी कह सकते हैं कि जो ये सोशल यूटिलिटीज़ की भी है, ये इजी इन्फोर्समेंट है, मतलब इजीली मालिक को पहचाना जा सकता है, सेल्समैन को पहचानना मुश्किल है। क्रिटिक ऑफ वर्क। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है?
अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्यों मालिक को ही दोषी क्यों ठहरा रहे हैं, अगर वो ज़्यादा कमा रहा है तो क्या होगा, उसको भी दोषी ठहरा देंगे, जबकि कमिटमेंट जो है, रॉन्ग जो है, ऑमिशन जो है वो सर्वेंट ने किया है, यानी कि सेल्समैन ने किया, एजेंट ने किया है। तो इसका रीज़न है, क्रिटिक्स भी ये सब कहते हैं कि लैक ऑफ फॉल्ट, कि फॉल्ट किसका है, ये तो देखो फॉल्ट किसका है, मालिक का है कि एजेंट का है, तो प्रिंसिपल का कम फॉल्ट होता है, और ज़्यादा फॉल्ट किसका है, उसके एजेंट का है, तो एजेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, कम फॉल्ट करने वाले मालिक जो प्रिंसिपल होता है उसको लगा दिया जाता है, मतलब उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। ओवर कंपनसेशन और ओवर डेटरेंस, यानी कि यहाँ पे कंपनसेशन जो होता है वो ओवर कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मालिक के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक तो वो एजेंट को पैसा या सैलरी या कमीशन दे रहा है, लेकिन ऊपर से उसको कंपनसेट करना पड़ रहा है उस एजेंट की एक्टिविटीज़ के लिए, तो इसलिए उसको ओवर कंपनसेशन हो गया। इनएफिशिएंसी एंड मॉरल हजार्ड, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल को डिस्करेज कर रहे हैं हम, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं, तो हो सकता है वो अपनी कंपनी बंद कर दे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, यानी कि नौकरी की स्केर्सिटी हो जाए, नौकरियाँ ख़त्म हो जाए। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, मतलब लाइबिलिटीज़ जो है एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, सारी लाइबिलिटी अगर प्रिंसिपल के ऊपर डाल दे तो सही नहीं, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हम एजेंट को भी रिस्पॉन्सिबल बनाएं, एजेंट के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां डालें। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी में ये हो गया। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है आपको एग्जाम में, इस मास्टर इज लाइबल फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय हिज सर्वेंट, क्या मालिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है उसके नौकर की गलती के लिए, तो इसमें भी आप वाइकेरियस लाइबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट लिखेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का अगर रिलेशनशिप है तो उसको दोषी ठहराया जा सकता है। अगर स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एजेंट ने सिर्फ वही काम किया है जो उसके वर्क ड्यूटी के अंदर आता है, उसके काम की जिम्मेदारी के अंदर आता है, उससे बाहर उसने कुछ भी नहीं किया, तो आप उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। कंट्रोल अथॉरिटी, कंट्रोल और अथॉरिटी अगर सारी प्रिंसिपल के पास है, एजेंट के पास कुछ भी कंट्रोल नहीं है, तो भी आप उसको प्रिंसिपल को दोषी ठहरा सकते हैं। रिलेशनशिप विद थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है वो किसका, कंपनी का है। मतलब अगर मान लो कोई भी शोरूम आप जाते हैं, टीवी खरीदते हैं सैमसंग का, तो हर कंपनी शोरूम वाला या जहाँ भी जो भी आउटलेट है वो सब क्या बेच रहे हैं, सैमसंग का ब्रांड बेच रहे हैं, तो आप वहाँ पर उसके ब्रांड को परचेज कर रहे हैं, उस शोरूम की गुडविल को थोड़ा ना देख रहे हैं, ना एजेंट के बात करने की उसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस होकर चीज़ को खरीद रहे हैं, आपका सारा ध्यान उसके ब्रांड वैल्यू के ऊपर है। तो जब ब्रांड वैल्यू हर चीज़ के पीछे जिम्मेदार है, तो फिर तो मालिक ही जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि ब्रांड किसका है, मालिक का है, और ब्रांड की यूटिलिटी मार्केट में बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्रिंसिपल की है। यहाँ पे प्रिंसिपल रिलेशनशिप विद थर्ड पार्टी हो गया। अब है एक्सेप्शंस और डिफेंसेस, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ डिफेंसेस भी हैं, जिस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हर बार जो है एजेंट, सॉरी प्रिंसिपल ही नहीं, एजेंट भी कई बार रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एक क्वेश्चन है आपका, जैसे अभी जो मैं पेपर भेजा था ना, एक बार वो पेपर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो वो पेपर आपके पास तो हो गई, मैंने सबको भेज दिया था, वो पेपर एलएलबी का जो पेपर है इस बार का आया था, तो किसी के पास है पेपर अभी? यस सर। तो एक बार कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है तो एक बार स्क्रीन शेयर कर दो पेपर को। इसके और भी क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मुझे इस क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, जस्टिस एंड इस काइंड्स, काइंड्स ऑफ जस्टिस। इसमें एक पेपर में क्वेश्चन आया है, वो देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम ही हैं। सर मैं एक बारी ना ट्राई करके देख रही हूँ अगर स्क्रीन शेयर हो जाती है। हाँ देखो, कोई बात नहीं। सर दिख रहा है नहीं क्वेश्चन तो आप, पेपर? नहीं अभी नहीं दिख रहा है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, अब अपने अपने पास जो पेपर है उसी में देख लें। एक क्वेश्चन नंबर 9 है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, और एक और एडमिनिस्ट्रेशन वाला है क्वेश्चन नंबर 11। 9 और 11 ये दोनों क्वेश्चन एक बार पढ़ें। तो 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एनालाइज द डिफरेंस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। और जो 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये सुनने में क्या लग रहा है, दोनों क्वेश्चन एक ही आंसर आएगा दोनों में, दोनों ही 20 मार्क्स में है।
या इनके आंसर में क्या डिफरेंस हो सकता है आपके हिसाब से, क्या मतलब अलग चीज़ है दोनों के आंसर में? फिर जो क्वेश्चन सर ये नंबर 9 है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की जैसे कि बात हो रही है, तो हम लोग जस्टिस का पूरा कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सब डिफाइन कर देंगे, जो आंसर है इसमें बुकलेट में। हम्म, उसके बाद दिखा रहे हैं कि एनालाइज द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, कि पनिशमेंट की कितनी थ्योरीज है जो आपने बताई थी, डेटरेंट थ्योरी है, रिहैबिलिटेटिव थ्योरी है, सारी थ्योरीज लिख दिया। एक्सपैंड करना है तो इंडिया पे क्या एप्लीकेबल है, और एक्सपैंड करना है तो उससे रिलेटेड केस लो मैंने मेंशन कर दिया, तो ये हो जाएगा। देखो मैंने आपको बाकी दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पर भी शेयर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको दिख रहा है और 11 पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरे बारे में भी है व्हाट इज मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो क्या ये पहला जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और मीन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सेम ही है, ये अलग अलग है? मतलब इसमें सेम आंसर आएगा कि अलग अलग आएगा? क्या प्रशासन का न्याय प्रशासन का क्या अर्थ है, और हिंदी में ऊपर लिखा है न्याय प्रशासन विधि किसे कहते हैं? सर जो इसमें 9th क्वेश्चन है और हम्म। जो 11th क्वेश्चन है, जो उनका फर्स्ट पार्ट है वो तो सेम है, बट जो सेकंड पार्ट है 9th में हमें जो लिखना है इसमें अ, हमें क्रिमिनल और सिविल दोनों जस्टिस के बारे में बताना है। बट जो 11th वाला है उसमें हमें उसकी थ्योरीज बतानी है जो हमारे को पनिशमेंट ऑफ थ्योरीज दे रखी है, जैसे प्रिवेंटिव थ्योरी और हाँ, रिफॉर्मेटिव कंपनसेटिव थ्योरीज। डेटरेंट थ्योरी। जी। देखो 9 वाले क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है ना वो भी देखो अलग अलग है। अगर इसको आप हिंदी में पढ़ें, हिंदी में पढ़ो न्याय प्रशासन विधि किसे कहते हैं, और उसमें लिखा है न्याय प्रशासन का क्या अर्थ है। देखो हिंदी में पढ़ना भी जरूरी होता है, कई बार इंग्लिश में एक जैसा लग रहा है लेकिन हिंदी में देखो तो अलग है। फर्स्ट पार्ट भी अलग है, क्योंकि एग्जामिनर कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे एग्जाम में जो एक जैसा क्वेश्चन हो। इसलिए कभी ऐसा हमें देखने से फर्स्ट लुक से ऐसा लगे कि सेम ही क्वेश्चन आ गया, बी सेक्शन सी सेक्शन में सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया है, कैसा पेपर सेट किया है, बेकार ही है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो उसको ना हिंदी में भी एक बार पढ़ लेना, तो आपको कुछ ना कुछ अंतर अपने आप पता लग जाएगा क्या है दोनों के अंदर। तो पहले में पूछ रहा है आपको न्याय प्रशासन की विधि, यानी कि मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहा है, किस मेथड से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और दूसरे में खाली अर्थ पूछ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है मैंने आपको दे रखा है, आप वहाँ पर इसको जाके देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका। अब दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, 9 सेक्शन के दूसरे पार्ट में, एनालाइज द डिफरेंस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। जो हमारे पास पनिशमेंट की अलग अलग थ्योरीज हैं वो लिखनी है। तो 5 थ्योरीज आपको मैंने बोला था एग्जाम में अगर थ्योरीज आए तो कम से कम 5 थ्योरीज लिख देना। जो भी 5 थ्योरी आपको याद है बेस्ट तरीके से वो 5 थ्योरी से आप लिख दें। डेटरेंट थ्योरी है, कंपनसेशन थ्योरी, प्रिमिटिव थ्योरी है, और कौन से थ्योरीज हैं आपके, रिहेबिलिटेशन थ्योरी है। ये कोई भी 5 थ्योरी आप यहाँ पे मेंशन कर देना। लेकिन अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें 11 वाले में, तो व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे थ्योरीज किसकी पूछ रहा है, क्रिमिनल क्रिमिनल की। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की। तो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर हमने जब आपको लिखवाया होगा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसके अंदर फीचर्स लिखवा रखे हैं, स्टेट प्रोसिक्यूशन, पनिशमेंट, क्रिमिनल लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो क्या हम ये थ्योरीज में लिख सकते हैं? ये सर बिल लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही तो थ्योरीज होती हैं इसलिए। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें पूछा है तो हम यही लिखेंगे इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसा लग रहे हैं, काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं, लेकिन हमें हिंदी में भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। चाहे हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं लेकिन हमें हिंदी में पढ़ लेना चाहिए, और हिंदी वालों को इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको, ऐसा ना हो कि पता ही ना लगे क्या लिखना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जाएगा। अब मेरे ख्याल से अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप अच्छी तरह इसको अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि पिछली बार एलएलबी का जो पेपर था उसमें 60% पेपर सेम आया था बीएलएलबी में। तो इस बार भी अगर सेम आ गया, आपकी किस्मत ठीक रही, तो शायद ये पेपर उठ के 60% फिर सेम ही आ जाए, या 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ही आ जाए, जो भी आ जाए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, डिफाइन द सर विधि नेग्लिजेंस। क्या होंगी, सर विधि क्या होंगी वो तो बता दीजिए एक बार। एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो ना, वहाँ पे जो नोट्स में मैंने आपको दे वो रखा तो है। पढ़ लिया, पर विधि में क्या लिखना है? कौन सा क्वेश्चन नंबर है मेरे नोट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का? 11 सर।
एक मिनट रुकिए, मैं निकालता हूँ 11 क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, मतलब कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हैं। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दे रखा है। तो रिट्रीब्यूटेड थ्योरी, डेटरेंस थ्योरी, ये तो पनिशमेंट थ्योरी है ना, सॉरी। तो यहाँ पर अभी है नहीं मेंशन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी थ्योरीज जिससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जैसे सबसे पहले कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसके लिए पॉलिसीज़ फ्रेम की जाती हैं, उसकी क्या बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। फिर उस पॉलिसीज़ के ऊपर एक्ट लॉ बनाए जाते हैं, फिर उस लॉ को एग्जीक्यूटिव बॉडी को दिया जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी उन लॉज को एग्जीक्यूट करती है। फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी के बाद रोल आता है जुडिशरी का। जुडिशरी उनके वायलेशन को और उस लॉ को फॉलो करने के लिए, मतलब जो लॉ का वायलेशन करता है उसको पनिशमेंट देती है, और जो लॉ को फॉलो नहीं करता, सॉरी, उसको पनिशमेंट देती है, जो लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर, जो इसके मेथड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस लॉ बनाने का मेथड बताना है आपको, लॉ कैसे बनता है। सबसे पहले पॉलिसीज़ बनेंगी, कैबिनेट उस पॉलिसीज़ को पास करेगा, उस पॉलिसीज़ के बाद वो लेजिस्लेशन में जाएगा, फिर लेजिस्लेशन उसको पास करके लॉ बनाएगी, फिर वो लॉ एग्जीक्यूटिव के पास आएगा, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को एनफोर्स कर देगी। एनफोर्स करने के बाद आता है कि कोई इसका वायलेशन करता है तो वायलेशन करने की पनिशमेंट जस्टिस देगा, जुडिशरी देगी। तो ये लिख देना आप इसके अंदर, और खाली मीनिंग के अंदर तो मीनिंग लिख देना एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। ओके, और कुछ वैसे आपका? एक चीज कंफर्म ये करनी थी, जैसे कि ये है ना कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि ये होता क्या है। तो हमने इसका मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशन मेंशन कर दिया, जो 3 पिलर्स हैं। उसके बाद क्या, जैसे कि जस्टिस की बात हो रही, तो क्या हम ये पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं कि जस्टिस है तो फिर लीगल राइट्स भी है। और जो लीगल राइट्स वाला क्वेश्चन था ना इसमें बुकलेट में, तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं कि हाँ लिख सकते हैं, लेकिन आंसर को बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, बढ़ाने के लिए सर स्टार्टिंग हम ऐसे ही करेंगे जैसे आपने बताया, लास्ट में ये सब ऐड कर सकते हैं ना, ह्यूमन राइट, पॉलिटिकल राइट, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। हाँ सब कर सकते हैं आप, लेकिन ये कौन से वाले में करेंगे, 9 वाले में कि 11 वाले में? नहीं सर, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, 11 वाला। 11 वाले में आप कर सकते हैं। सर एक ये क्वेश्चन है, व्हाट आर काइंड्स ऑफ पर्सन्स? पर्सन्स के काइंड्स कितने हैं, ये तो आपको पता ही है। कितने तरह के पर्सन्स हैं जो हमारे यहाँ पे डिफाइंड है, बताइए जरा। अरे नहीं सर, मुझको आइडिया क्या? नहीं, आप प्लीज बता दीजिए। और कोई बताइए किसको पता होगा, मतलब क्या व्यक्ति ह्यूमन ही पर्सन है कानून की नज़र में, या और भी लोग हैं जिनके पास पर्सन के स्टेटस है? सर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। तो लीगल पर्सन्स बताइए ना कौन कौन से हैं, और वो बताने हैं इसके अंदर। सर वैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हो गया ये कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये वाला, रश्मि जी? सर मैं इसको- क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन ए में। मैं निकाल लेता हूँ इसको एक बार ना, ताकि बताने में इजी रहे। जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पर्सन, कितने तरह के पर्सन है, एक्सप्लेन करना है काइंड्स ऑफ लीगल पर्सन्स को। ठीक है, पर्सन 2 तरीके के बता दिए थे आपने, पर्सन मुझे बताए थे 2 तरह के पर्सन होते हैं, कौन कौन से पर्सन बताएं? तो नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। बिल्कुल, 2 तरह के पर्सन हो गए, जिसे नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन हम कह सकते हैं। अब लीगल के अंदर कौन कौन से आते हैं? सर जिनको जिनको लीगल स्टेटस दिया गया है। हाँ, लीगल स्टेटस किस किस को दिया गया है लॉ के अकॉर्डिंग? आइडल्स है, अनबॉर्न चाइल्ड है, हाँ। डेड पर्सन है, एनिमल है, कॉरपोरेशन है, कंपनीज हैं, corporation है, पार्टनरशिप्स हैं, ये सब आपके लीगल पर्सन्स हैं जो अपने NGOs। मतलब जो अपने शेयर होल्डर से अलग लीगल एंटाइटी रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मान लो ABC लिमिटेड एक कंपनी है, उसके जो मालिक हैं वो A, B और C हैं।
अगर कोई भी केस लीगल डिस्प्यूट होता है एबीसी लिमिटेड के ऊपर, तो उसके लिए जो एबीसी जो पर्सन है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम नहीं ले आ सकते। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी का पैसा ले लिया और दे नहीं पा रहे, इंसॉल्वेंट हो गए, तो इस कंडीशन में पार्टनर का प्रॉपर्टी को कुर्की कर कर नहीं उनका लोन चुकाया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे रिलायंस इंडस्ट्री थी ना, पहले जो फ़ोन आता था आपका रिलायंस का, धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे थे ना, एक मुकेश अंबानी और दूसरा कौन था? आनंद। अनिल अंबानी। अनिल अंबानी जो था उसकी कंपनी थी रिलायंस फ़ोन, जो धीरू भाई अंबानी ने लॉन्च की थी, अगर आपको याद होगा। तो कहता था मेरी माँ का सपना है हर हाथ में एक फ़ोन होना चाहिए, तो हर गरीब आदमी को हम फ़ोन देंगे। उन्होंने 201 और 501 का फ़ोन लॉन्च कर दिया, तो हर व्यक्ति ने फ़ोन ले लिया, चाहे वो कबाड़ी वाला, सब्जी वाला, सबके पास फ़ोन आ गया, क्योंकि 201 रुपये और 501 रुपये में फ़ोन मिल रहा था। 501 रुपये में 3 महीने का, 201 रुपये में बिल्कुल रिचार्ज नहीं था, आपको तुरंत कराना पड़ेगा, और 501 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज भी मिल रहा था। तो सबने फ़ोन खरीद लिया। कंपनी खूब चलने लगी, लेकिन उसके बाद जब इनके हिस्से बटे दोनों भाइयों के, तो अनिल अंबानी के पास वो कंपनी आ गई। अब अनिल अंबानी के ऊपर 900 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। किसका कर्जा हो गया? गवर्नमेंट का हो गया। कौन सी मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट का कर्जा हो गया। अब कंपनी जो है रिलायंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी उसका नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं, उस कंपनी की अपनी लीगल आइडेंटिटी अलग है, वो कानून के रूप से एक अलग पर्सन है, और अनिल अंबानी एक अलग पर्सन है, जबकि वो उसका मालिक है। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, जियो कंपनी की लॉन्चिंग की तैयारी कर दी, क्योंकि वो फेल हो रहा था रिलायंस, और उसके सारे टावर्स, सारे जो उसके थे आउटलेट थे, वो सब फ्री होने वाले थे, क्योंकि वो तो करप्ट हो गया था। 900 करोड़ रुपए उसको देना पड़ता सरकार का। तो पैसा बचाने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को बैंक करप्ट अनाउंस करवा दिया अनिल अंबानी ने, और अपने सारे टावर्स प्लस सारे जो स्टोर थे वो किसको दे दिए, किसको बेच दिए? जियो को बेच दिए। तो जियो कौन है? वो तो रिलायंस ही है, लेकिन जियो को बेच दिए सारे। कितने में बेच दिए? 250 करोड़ में। 900 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का कर्जा 250 करोड़ रुपए में निपटा दिया गया, और बाकी सारा कहाँ डाल दिया? बैड डेप्ट में डाल दिया, जो अब रिकवर हो नहीं सकता। सारा बैंकों का कर्जा था, मेजर पार्ट उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था, कम से कम वो 450 करोड़ के आसपास या 500 करोड़। तो सारा डूब गया। 250 करोड़ में सारी प्रॉपर्टी बिक गई उसकी। बोला गया भाई ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो ये गवर्नमेंट के साथ साठगांठ मिलकर हुआ, और बाद में मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को कैसे सेट किया, उसको रशिया के साथ जो नया हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हम टैंक बना रहे हैं, रशियन कंपनी के साथ मिलकर, तो उस कंपनी में पार्टनरशिप अनिल अंबानी की है। 60% शेयर होल्डर अनिल अंबानी है उस कंपनी का, और 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो एक व्यक्ति कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, ये किस वजह से बना पा रहा है? क्योंकि लीगल पर्सन जो है, कंपनी अलग है और व्यक्ति अलग है। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो कहीं नहीं गई, लेकिन कंपनी की प्रॉपर्टी बेच कर कर्जा चुकाना था। कंपनी की प्रॉपर्टी किसको बेच रहे हैं? उसी के भाई को बेच रहे हैं, तो वो तो औने पौने दाम में ही खरीदेगा। तो सारे टावर्स, सारे स्टोर, आउटलेट जो पहले रिलायंस के नाम से हुआ करते थे, वो अब जियो के नाम से खुल गए। जियो डिजिटल वर्ल्ड बन गया। तो ये सब चीज़ें सेम ही है, कहने को एक ही चीज, मतलब कहने को अलग है, जियो और रिलायंस है बाद में एक ही। तो लीगल पर्सन अपने मालिक से लायबिलिटी रखता है। इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं, कंपनीज होती हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, आपके पार्टनरशिप कंपनीज होती हैं, ये सारे आपके लीगल पर्सन्स कहलाते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछना तो 5वां क्वेश्चन और देख लो, इसके अंदर है लोकल कस्टम क्या है और जनरल कस्टम क्या है, बताइए। लोकल कस्टम यानी कि स्थानीय प्रथा, और जनरल कस्टम यानी कि देश प्रथा, क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? सर लोकल कस्टम जो होता है पर्टिकुलर लोकेलिटी में फॉलो हो सकता है, और किसी फैमिली में पर्टिकुलर फॉलो हो सकता है लोकल तरीके से। और जो दूसरा जनरल कस्टम है, वो एज अ जनरल पब्लिक वो चीज पूरा फॉलो होगा, जो कि पब्लिक है तो फिर वो नेशन का रूप ले लेगा, तो वो नेशन के साथ हो गया। जैसे मैं आपको बता, जैसे गुजराती गरबा है, वो गुजरात में ही किया जाता है ना सिर्फ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी गुजराती होंगे उस गरबे को करते हैं, गरबा करते हैं, मतलब उनकी परंपरा है, उनका अपना कस्टम है। अगर कोई एक व्यक्ति है, एक परिवार, एक फैमिली है, किसी कस्टम को फॉलो करती है, लेकिन उसका समाज उसको नहीं करता, सिर्फ वो परिवार ही करता है, एक परिवार सिर्फ करता है, तो वो पर्सनल कस्टम हो गया। तो पर्सनल और जोग्राफिकल जो कस्टम्स होते हैं वो लोकल कस्टम्स होते हैं, जो एक क्षेत्र के हिसाब से, परिवार के हिसाब से चलते हैं, वो लोकल कस्टम्स हैं। जनरल कस्टम जो है, जो पूरे देश में रिचुअल्स माने जाते हैं, जैसे हम पूरे देश के अंदर क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ये हमारे कस्टम्स है ना, ये प्रथाएं हैं हमारी जो पूरे देश में फॉलो होती हैं। जैसे राम जन्म के नवरात्रे पूरे हिंदू मनाते हैं, पूरे ऑल ओवर भारत में मनाते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो,
या सेंट्रल इंडिया हो, कहीं पे कोई भेदभाव नहीं है। तो ये होती है देश की प्रथाएं जो पूरे देश में फॉलो की जाती है। जनरल कस्टम वो कस्टम होते हैं जो सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। ये हो गया आपका। अभी इसका पिछले वाला भी निकाल ही देता हूँ फिर, जो 1 2 3 4 क्वेश्चन है ना। ये आपको दिख रहा होगा पेपर। डिस्कस द एसेंशियल इंटीग्रेंट्स ऑफ द लीगल राइट्स इन ब्रीफ। तो विविधिक अधिकारों के आवश्यक तत्वों की संक्षिप्त में विवेचना की। तो एसेंशियल इंटीग्रेंट्स क्या होते हैं? कोई भी अगर आपके राइट्स, अभी हमें थोड़ी देर पहले ही राइट्स पढ़े, तो राइट्स के अंदर क्या होना चाहिए? मतलब खाना बनाते हैं, इसमें मसाले डालते हैं तभी टेस्ट आता है। तो इसके लीगल राइट्स के क्या मसाले हैं, यही पूछ रहा है। बताइए क्या क्या होता है लीगल राइट्स के अंदर। पर इंटरेस्ट होता है इंडिविजुअल का या फिर बाहर का, पब्लिक एज अ होल, सुरक्षा का जस्टिस होता अधिकार, है, व्यक्तियों में इक्वालिटी होती समानता का है। अधिकार, हाँ, व्यक्तिगत को सुरक्षित करने का अधिकार सर। ये सारे जो आपके लीगल राइट्स हैं, जैसे आपके, जैसे इन्होंने बोला कि समानता का अधिकार है, ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर का अधिकार हो गया, आपका राइट्स हो गया, टाइटल हो गया किसी भी चीज़ का जो आपके पास है। ये सारे आप इसमें 3 4 राइट्स लिख देना, ये चल जाएगा क्वेश्चन। अगला है एक्सप्लेन द वेस्टेड एंड कंटीजेंट ऑनरशिप। ऑनरशिप भी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो निहित और क्षमास्त्र स्वामित्व किसे कहते हैं? ये बताइए। वेस्टेड ऑनरशिप का मतलब होता है जब आपके पास परफेक्ट प्रॉपर्टी है जो आपके कंट्रोल में है। जैसे एक गाड़ी जिसमें आप बैठे हैं और चाबी आपके पास है, चला आप रहे हैं, ड्राइविंग सीट पे आप हैं, तो वो वेस्टेड कंट्रोल ऑनरशिप है आपकी। मतलब उसमें लीगल ऑनरशिप थोड़ा चेक की जा रही है, लेकिन अभी आपकी चीज़ आपके पास कंट्रोल है, जहाँ स्टीयरिंग आप घुमाओगे वहीं जाएगी गाड़ी। तो वो वेस्टेड कंट्रोल है या ऑनरशिप है। कंटीजेंट ऑनरशिप वो होती है जो ये बताती है कि अभी आपके पास परफेक्ट ऑनरशिप नहीं है, लेकिन आगे हो सकती है क्योंकि आप कैपेबल हैं ऑनरशिप को लेने के लिए, और थोड़े टाइम बाद आपको ऑनरशिप मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने किसी घर मकान का बयाना दे दिया, एडवांस मत दे दिया, और जब आप उसकी फुल एंड फाइनल पेमेंट कर देंगे तो आप मालिक बन जाएंगे। तो जब आप फुल एंड फाइनल पेमेंट होगी उससे पहले आप क्या कहला रहे हैं? कंटीजेंट ऑनरशिप है आपके पास। कंटीजेंट ऑनरशिप का मतलब ये है कि आपने बयाना दे दिया तो आप कभी भी जाके उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, घर को देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मालिक की परमिशन से आप उसके अंदर जाके रह भी सकते हैं, एक आध दिन ठहर सकते हैं। तो ये कंटीजेंट ऑनरशिप है जो फुलफिलमेंट अभी हो जाएगी। इम्परफेक्ट ऑनरशिप है, फुलफिलमेंट जब होगी जब आप पूरा फाइनली इसकी पेमेंट कर देंगे। तो अब ये टॉट का क्वेश्चन आ गया, डेमनम साइन इंजूरिया। क्या होता है डेमनम साइन इंजूरिया? सर डैमनो सिने इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, और हम्म इसका मतलब होता है, डैमेज का मतलब होता है कि लीगल राइट का, एक सेकेंड, डैमेज मतलब हार्म पहुंचना जिसका हमें कंपनसेशन चाहिए, और इंजरी का मतलब होता है, हाँ, इंजरी का मतलब होता है लीगल राइट का वॉयलेशन होना, यानी कि डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। डैमेज हम्म पहुंचा है लेकिन बिना लीगल इंजरी के पहुंचा है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं। एक केस मैंने पढ़ा था टॉट में, जिसमें कि एक स्कूल था जो बहुत अच्छा चल रहा था, उस एरिया का इकलौता स्कूल था। तो अचानक से क्या होता है, उसका कॉम्पिटिटर आता है उस स्कूल का और सामने एक और स्कूल खोल देता है, जिसकी वजह से सारा मतलब फीस स्ट्रक्चर अच्छा था, पढ़ाई अच्छी थी, सारे जितने भी पहले वाले स्कूल के बच्चे थे ना, वो उस नए स्कूल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर जो पहला स्कूल था उसका ओनर केस कर देता है कि इनकी वजह से हमारा तो लॉस हो गया, हमारे तो इतने सारे बच्चे चले गए, पैसे का इतना लॉस हुआ है। तो कोर्ट ने ये चीज डिसाइड करके बोली थी, दिस इज द केस ऑफ डैमनस इन इंजूरिया, जिसका मतलब है कि आपका डैमेज तो हुआ है, ठीक है, कि अगर आपके थोड़े बहुत पैसे का डैमेज हो गया है, लेकिन आपकी लीगल इंजरी नहीं हुई है। उसने तो केवल अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस किया था अंडर आर्टिकल 19, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। तो उसने केवल स्कूल खोला था, आपके किसी अधिकार का हनन नहीं किया था, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो नया कॉलेज खोला या स्कूल खोला है। बिल्कुल, तो इसमें यही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप वोट देने जाते हैं, जब वोट हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर, और वोट देने के लिए आप एंटर करते हैं वोटर रूम में जहाँ पे वोट देना है, लेकिन वहाँ पर वो बोलते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड प्रेजेंट करें तभी आपको वोट देने दिया जाएगा, लेकिन आपके पास उस समय वोटर आईडी कार्ड है नहीं, आप दिखा नहीं पाते हैं, तो आपको वोट देने से मना कर देते हैं और बाहर निकाल देते हैं।
अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, क्योंकि आपका लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, आपका वोट नहीं दिया, ठीक है आपने नहीं दिया, लेकिन रीज़न क्या था कि आपके पास वोटर कार्ड था ही नहीं। तो वोटर कार्ड एज ए एविडेंस आपको वहाँ पर शो करना था और वो आपके पास था नहीं। तो यानी कि आपका कोई भी लीगल डैमेज नहीं हुआ है, लीगली आपकी कोई इंजरी नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे आपके लिए कोई भी कंपनसेशन नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये 5 तक हमने कर ही लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वाई द कस्टम हैज़ बीन accorded the source of law, explain and illustration। ये हमने इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा है वैसे, कि जो कस्टम है वो सोर्स ऑफ लॉ है। कैसे है ये बताइए। कस्टम यानी कि जो हमारी लोकल परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, धर्म हैं, कल्चर है हमारा, उनको बेस करके लॉ कैसे बनता है वो बताना है इसके अंदर। सर जैसे कि कस्टम है, उसका मीनिंग हम सबको पता है, हमने कई बार डिस्कस किया है। अब इसमें लॉ के साथ क्यों कंपैरिजन किया गया है और कैसे वो लॉ से मतलब मेल जोल इसका होता है, तो हम ऐसे देख सकते हैं। कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, और यूनिफॉर्म होता है, इक्वल होता है, कंसिस्टेंट होता है, और काफी मतलब बड़े लोकेलिटी में या लोकल लेवल पे या फिर मतलब नेशनल लेवल पे पब्लिक उसको फॉलो कर रही होती है यूनिफॉर्म तरीके से, विदाउट एनी ब्रेकेज। ऐसा नहीं होता है कि हमारे एक जनरेशन ने उस चीज को फॉलो किया, दूसरी जनरेशन ने उसको ब्रेक कर दिया, तो फिर वो कस्टम तो रह ही नहीं गया, तो वो चीज फॉलो हो रही है। वैसे ही लॉ भी फॉलो होता है, सब लोग यूनिफॉर्मिटी के साथ फॉलो करते हैं। लॉ भी कंसिस्टेंट होता है, कस्टम भी कंसिस्टेंट होता है, और लॉ की इसी कंसिस्टेंसी को प्रेसिडेंट का नाम भी दिया गया, जो हमने कल पढ़ा था। उसके साथ साथ सर्टेनिटी और क्लैरिटी की बात आती है, तो लॉ भी एम्बिगियस कभी नहीं होता है, क्लियर होता है। बस उसके मीनिंग और इंटरप्रिटेशंस चेंज होते हैं विद द चेंजिंग सोसाइटी एंड टाइम। उसी तरीके से जो हमारा वो होता है, कस्टम होता है, वो भी क्लियर होता है और वो भी सर्टेन होता है। लॉ के साथ वो भी सर्टेन होता है। रीजनेबल लॉ भी होता है और रीजनेबल और रैशनल हमारे कस्टम भी होते हैं। लॉ अगर रीजनेबल नहीं होगा, किसी के भी फंडामेंटल राइट का वोलेशन करेगा, तो वो अपने आप ही स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से कस्टम और लॉ साथ में चलेंगे इधर भी। और कॉन्टिन्यूअस है लॉ भी, लॉन्ग स्टैंडिंग होता है लॉ भी, और वैसे ही ये भी कस्टम भी होता है। जनरल एक्सेप्टेंस है लॉ के लिए और कस्टम के लिए, ऑब्लिगेटरी नेचर है लॉ का भी सबके ऊपर और कस्टम्स का भी सबके ऊपर। उसी तरीके से लैक ऑफ लीगल प्रोहिबिशन आता है। कस्टम कहीं ना कहीं लॉ के ऊपर प्रिवेल नहीं करता है, ये बात सच है, क्योंकि जब भी कस्टम बिकम्स कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, तो वो कस्टम ही हटा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग लॉ को हमेशा सुपीरियर मानते हैं। लेकिन कई मायने में दोनों एक जैसे होते हैं। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि अगर हम एशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एशियंट टाइम से कस्टम्स जो थे उन्हीं को बेस करके लॉस या रूल्स बनाए गए, और वो रूल्स ही सोसाइटी ने धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर लिए जो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग थे, कल्चर परंपरा रीति रिवाज के अकॉर्डिंग थे। तो लॉ का रिलेशंस बताना है आपको कल्चर से, कस्टम से क्या है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। अब राइट्स के बारे में हमने पढ़ा, लीगल राइट्स पढ़ा, अब आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स, उसी में से निकला है ये। लेकिन एग्जाम में ऐसे अचानक से कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता तो हमें लगता है तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार क्या होते हैं। तो नकारात्मक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें किसी काम को करने से लिमिट करते हैं, रोकते हैं। देखो पॉजिटिव राइट क्या है, पॉजिटिव राइट वो है जैसे फॉर एग्जांपल हमें राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, तो राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी तो मिला हुआ है कि हम किसी और के फ्रीडम राइट्स का वायलेशन ना करें, सिर्फ उतनी ही आज़ादी का इस्तेमाल करें जिनसे किसी और के राइट्स का वायलेशन ना हो। तो ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव राइट है। लेकिन नेगेटिव राइट्स क्या है हमारे पास, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पावर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड पावर है। गवर्नमेंट किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, किसी भी मान लो किसी की राइट्स टू लिबर्टी है और गवर्नमेंट ने क्या किया, उस व्यक्ति को शक के बिना पर जो उठा के जेल में डाल दिया, तो उसका राइट टू लिबर्टी छीन लिया, आज़ादी का अधिकार छीन लिया। तो गवर्नमेंट के पास जो राइट्स हैं वो नेगेटिव राइट्स हैं, वो दूसरे के राइट्स को छीनने के लिए या दूसरे के राइट्स को लिमिट करने के लिए काम करते हैं, लिमिटिंग द अदर राइट्स। तो गवर्नमेंट के पास जो राइट्स हैं वो नेगेटिव राइट्स हैं और सिटीजन्स के पास जो है वो पॉजिटिव राइट्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, पूरा आंसर बना सकते हो। फिर इसके अंदर आप वही राइट्स लिख देना, काइंड्स ऑफ राइट्स जो है आपके पास। ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया इस पेपर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ये,
डिस्टिंग्विश बिटवीन मीडिएट और इमीडिएट पोसेशन, माध्यमिक और आसन अध्यासन का अंतर स्पष्ट कीजिए। मीडिएट और इमीडिएट पोजीशन, पोजीशन भी हमने पढ़ लिया, आज की क्लास में पढ़ा है पोजीशन। पोजीशन के अंदर मीडिएट और इमीडिएट क्या है बताइए। मैं बता देता हूँ, नहीं पता आपको, बोलिए। सर मीडिएट में क्या है कि जो भी हम पोजीशन हमें लेनी होती है वो हम किसी दूसरे पर्सन के थ्रू लेते हैं। जैसे सपोज मैंने कोई सामान मंगाया ऑनलाइन, तो मुझे जो वो मिल रहा है वो एक मीडिएटर के थ्रू मिल रहा है। वो जो मेरे पास डिलीवर करेगा वो एक डिलीवरी बॉय मीडिएट करेगा, उस पे मेरा पोजीशन तो होगा बट वो एक मीडिएटर के थ्रू होगा। और इंटीमेट में क्या है सर, मैं डायरेक्ट जाके परचेज करूंगी, वो मेरा इंटीमेट पोजीशन होगा। बिल्कुल, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने आज जाके ऑर्डर कर दिया, मान लो आपने अमेजोन पे ऑर्डर किया, अमेजोन पे आपने आज रात को ऑर्डर लगा दिया, वो ऑर्डर आपको आज तो डिलीवर नहीं होगा। मान लो ऑर्डर में बोला कि फ्राइडे को डिलीवर होगा, फ्राइडे को सुबह सुबह आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैसेज आता है ना कि आपका जो आइटम है वेयर हाउस से चल गया फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए आउट हो चुका है। तो जैसे ये मैसेज डिलीवर होगा वैसे ही वो प्रोडक्ट आपके पोजीशन में आ गया, मतलब वो प्रोडक्ट आपके पास आ गया, उनके तरफ से आपके पास पहुंच चुका है। जो लेके आ रहा है व्यक्ति, उसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका काम एक मीडिएशन का है, वो सिर्फ आपको डिलीवरी करने आ रहा है, उसका कोई राइट नहीं है उसके ऊपर होल्ड करने का। वो आपके राइट्स में आ चुका है वेयर हाउस से निकलते ही, तो उसे कहते हैं मीडिएट पोजीशन। अभी हमें एक्चुअल पोजीशन मिला नहीं है, डिलीवरी में है अभी प्रोडक्ट, लेकिन वो हमारा पोजीशन हो गया, हमारे लिए चीज़ हो गई वो। इमीडिएट पोजीशन क्या होता है? जब आपको फाइनली वो चीज़ डिलीवर हो जाती है, या पर मान लो एग्जांपल है कि आपने अमेजोन से नहीं खरीदा, आप सीधा गए सेंटर मार्केट या कोई भी मार्केट सरोजनगर गए, सीधा दुकानदार को पैसे दिए, सामान ले लिया, तो वो डायरेक्ट पोजीशन है, उसे कहते हैं क्या? इमीडिएट पोजीशन, वो इमीडिएट पोजीशन है। तो ये भी क्वेश्चन आप लिख लोगे आराम से एग्जाम में। मतलब ये क्वेश्चन देखो, पोजीशन, ऑनरशिप, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लीगल राइट्स सब कुछ घुमा फिरा के पूछ रहा है। जैसे अगर ऐसा पेपर आएगा तो बहुत सारे बच्चे तो लिख ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे पता नहीं कौन सा पेपर उठा के दे दिया, कुछ आया ही नहीं हमें तो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सा पेपर है कुछ, ये इसमें काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड से भी है। अभी आया था ये, इसी बार हुआ है पेपर एलएलबी वाले बच्चों का। सर ये जो एक बार फिफ्थ क्वेश्चन है, एक बार आप थोड़ा सा बता देंगे? फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था बताइए? लोकल कस्टम एंड जनरल कस्टम। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। लोकल कस्टम वो होते हैं जो क्षेत्र के हिसाब, जैसे मैंने आपको बताया गरबा डांस कहाँ किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। अगर आप बोले कोई राजस्थानी व्यक्ति गरबा कर रहा है तो आप मान लोगे उसको? नहीं मानोगे ना, क्योंकि वो लोकल कस्टम किसका है? गुजराती का है, तो गुजराती तो करेगा उस कस्टम को फॉलो। मान लो हम रामनवमी की पूजा कर रहे हैं, कोई आपको कहते कोई मुस्लिम है वो रामनवमी की पूजा कर रहा है, तो आप मानोगे नहीं ना उस चीज़ को, क्योंकि उसका कस्टम ही नहीं है ना। लोकल कस्टम है जो किसी व्यक्ति से जुड़ा है, किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मतलब या तो पर्सनल फैमिली से जुड़ा हुआ है या उस पर्टिकुलर लोकल एरिया से जुड़ा हुआ कस्टम है, उसे लोकल कस्टम कहते हैं। और दूसरा आपका जर्नल है, जर्नल में जो पूरे देश में फॉलो होता है, जैसे होली पूरे देश में मनाई जाती है, दिवाली पूरे देश में मनाई जाती है, ईद है पूरे देश में मना रहे हैं। मतलब ईद हम नहीं मना रहे हिंदू, लेकिन हमें छुट्टी तो मिल रही है ना उसके नाम पर। सर इसमें हम अपने नेशनलाइज जो हमारे हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं लिख सकते हैं। ये आपके कस्टम्स नहीं है ना, मतलब ये कैसे कहोगे? अब ये प्रथा थोड़ी ना है आपकी, क्योंकि बहुत सारे जो रूरल एरिया है उसको इस चीज को भी कस्टम की तरह लेते हैं, वो नहीं लेते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं इसमें आंसर में ना। ठीक है सर। सर एक बार नेग्लिजेंस वाला क्वेश्चन बता दीजिए। नेग्लिजेंस क्या होता है बताइए? नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही है। लापरवाही कितनी तरीके की करते हैं आप? कोई भी ऐसा काम जो आपने केयरलेसली कर लिया है, जहाँ पे लीगल सेंस का वायलेशन हो रहा है, लीगली उसको करेक्ट नहीं बोल सकते, वो आपका नेग्लिजेंस है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं नेग्लिजेंस के अंदर? पहला कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, आपने नेग्लिजेंस में सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है अपना, मतलब लापरवाही कोई और कर रहा था लेकिन आपका सहयोग आ गया उसके अंदर, तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। पूरी तरीके से आप नहीं कर रहे हैं, किसी और के साथ कर रहे हैं। कंपैरेटिव नेग्लिजेंस,
आपके काम को नेग्लिजेंस जब माना जा रहा है जब दूसरे ने आपसे परफेक्ट काम कर लिया, अदरवाइज आप ही का परफेक्ट माना जा रहा था पहले, तो कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरेटिव और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कुछ नेग्लिजेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कंपैरेटिव और कंट्रीब्यूटरी दोनों मिल जाते हैं। और हो सकता है आपका जैसे ग्रॉस नेग्लिजेंस, ग्रॉस मतलब जो भी काम किया है वो अगर हम ऑन एवरेज चेक करें तो वो सारा नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही होती है। अच्छा, वाइकेरियस लाइबिलिटीज जो है वो भी नेग्लिजेंस में ही आती है, क्योंकि एजेंट है, सेल्समैन है, कुछ गलत करता है, ओमिशन करता है, तो उसके लिए उसका प्रिंसिपल जो है वो जिम्मेदार है, लाइबल है, तो वो भी एक तरह से नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस किसके एंड पर हो रहा है? एजेंट के एंड पर। लेकिन लाइबिलिटी कौन कौन कर रहा है आपका? वो कर रहा है प्रिंसिपल। सर अच्छा, अगर हम सपोज कि नेग्लिजेंस वाला इसमें क्वेश्चन आता है तो इसमें हाँ अगर विकेरियस लायबिलिटी को भी मेंशन कर दें तो भी 2 पेजेस तो भर जाएंगे तो हाँ, चलेगा। लेकिन पूरा नहीं लिखना ना, इतना बड़ा विकेरियस लिख ठीक दोगे है तो फिर ये जी, मतलब आंसर का उसका थोड़ा सा लिख देंगे। थोड़ा सा लिखना है, मतलब 5 से 7 लाइन बस, ठीक है। पूरा पेज भरा हुआ नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, दूसरा इसमें थ्योरीज भी लिख सकते हो आप। नेग्लिजेंस कैसे कैसे नेग्लिजेंस होते हैं? सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, रिकंसलेशन थ्योरी हो सकती है इसकी। ये थ्योरीज हैं इसकी। सब्जेक्टिव, जहाँ पे आपने विषय ही गलत समझ लिया, फॉर एग्जांपल आपको किसी और पे काम करना था, सब्जेक्ट पे आपने दूसरे सब्जेक्ट पे कर लिया, तो वो आपकी लापरवाही है, नेग्लिजेंस है। उसका ऑब्जेक्ट गलत था, वो नेग्लिजेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में जो भी आपको समझ में आता है वो लिख देना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। वैसे ऐसे क्वेश्चन हम जब अटेम्प्ट करते हैं जब कोई और अच्छा क्वेश्चन हमें नहीं आता होता है एग्जाम में। अदरवाइज सबसे पहले हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिसका कंटेंट हमें सबसे अच्छा आता है, परफेक्टली आता होता है। तो इसमें तो हम करेंगे, अगर मान लो यही पेपर हमें कल आ जाता है तो हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले दोनों क्वेश्चन कर लेंगे इसके अंदर, क्योंकि वो दोनों ही हमें अच्छी तरह से आते हैं। तो सर क्वेश्चन ये नंबर क्वेश्चन 13 और 16 बता नंबर दीजिए। आपके उसमें सर, बता दीजिए 13 उसका प्लीज। 13 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी। 16। सर आपके नोट्स में है 16 नंबर। अच्छा, नोट्स में। एनिमस नॉर कॉर्पस। अच्छा, एनिमस और कॉर्पस, ये तो इजी है। एनिमस मतलब इंटेंशन, कॉर्पस मतलब फिजिकल कंट्रोल। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? पोजीशन है ना, पोजीशन। जब आपके पास फिजिकल पोजीशन हो तो कॉर्पस। बोलो हिमांशु, बोलो। सर एक लीगल जस्टिस और नेचुरल जस्टिस बता दीजिए। ओके, तो पहले ही बताया था, एनिमस मतलब इंटेंशन, आपके पास जो है मानसिक रूप से उसका पोजीशन है, चीज़ आपके कब्जे में, लीगली आप ही उसके मालिक हैं, लीगल ऑनर है, तो वो एनिमस हो गया। फिजिकली आपके कंट्रोल में चीज़ है, चाहे आप मालिक हैं या नहीं, ऑनरशिप है या नहीं, लेकिन आपके पास है तो वो कॉर्पस है। एनिमस और कॉर्पस में यही एक बेसिकली डिफरेंस है, बाकी आप इसको पढ़ लेने, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑनरशिप और मुझे क्वेश्चन पोजीशन नंबर का ही है। 13 समझ नहीं आ रहा है बस। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बताइए एक बार। डिफाइन लीगल पर्सन तो समझ में आ रहा है, उसके आगे का सेकंड पार्ट नहीं समझ आ रहा, उसमें क्या लिखना है? एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है। तो क्वेश्चन पेपर में जो आज भेजा है ना, उस वाले क्वेश्चन पेपर में। पेपर का जो 13 है? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, मुझे लगा आपने नोट्स का बोला। नहीं 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 सर, नोट्स का नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है आपका, डिफाइन लीगल पर्सन, डिस्कस द नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन फॉर द एक्ट ऑफ इस एजेंट। ये तो वाइकेरियस लाइबिलिटी लिख देना आपके इसके अंदर पूरा। यही नहीं समझ पा रही थी इसमें लिखना क्या है। वाइकेरियस लाइबिलिटी लिखना है। कह रहा है कॉर्पोरेशन है, उसकी लाइबिलिटी के लिए उसका एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो नेचर बताइए क्यों रिस्पॉन्सिबल है, एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव क्यों रिस्पॉन्सिबल है, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी पूरा पूरा लिख देना इसके अंदर। ठीक है सर, बस यही सोच समझना था। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, राइट इन द वाइडर सेंस क्रिटिकली एग्जामिनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड पावर। अब ये क्वेश्चन हमने कहीं नहीं पढ़ा है, पूरे जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में ही नहीं है ये, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ लिया है। बताओ कहाँ से पूछा है, ये भी नहीं पता हमें, लेकिन पूछ लिया, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? हमें क्रिटिसाइज करना है, किसको क्रिटिसाइज करना है? लिबर्टी और पावर को। लिबर्टी क्या चीज़ है आपके पास? आज़ादी। पावर क्या है? ताकत, शक्ति। तो दोनों को क्रिटिसिज्म करना है, और राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, लीगल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्रिटिसाइज करना है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा जब भी अटेम्प्ट करते हैं जब कोई और अच्छा बढ़िया क्वेश्चन नहीं आ रहा होता हमें, तब
इस क्वेश्चन का एक फ़ायदा ये है कि इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट हैं, तो अगर 5-5 6-6 लाइन लिखते हैं तो हमारे 3-4 पेज आराम से भर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर जिसमें पॉइंट जा रहे हैं। जैसे लायबिलिटी है, पावर है, राइट्स है, तो हम राइट्स के बारे में तो कुछ लिख ही देंगे, राइट्स लिख देंगे, लीगल राइट्स लिख देंगे। फिर हम इसके अंदर चले जाएंगे उसके क्रिटिज्म में, तो हम लिबर्टी को पहले डिफाइन कर देंगे, फिर थोड़ा बहुत उसको क्रिटिसाइज भी कर देंगे किस तरह की लिबर्टी जो नहीं होनी चाहिए, अगर बिना रूल्स और बिना लिमिटेशन से लिबर्टी दे देंगे तो वो ठीक नहीं है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। पावर्स के बारे में लिख सकते हैं कि पावर जो गवर्नमेंट की होती है वो गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स है, लेकिन जो सिटीजन्स की पावर्स है वो लिमिटेड होती है। गवर्नमेंट उसको लॉज बना के लिमिटेड कर देती है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। वोटिंग की पावर डेमोक्रेसी में है, लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारे सिलेबस का ही क्वेश्चन नहीं, फिर भी एग्जाम में दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो हमें लिखना ही पड़ेगा, हम बोल तो सकते नहीं वहाँ पर। तो ये आपका पेपर पूरा हो गया। अब मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि हमारे असाइनमेंट में से कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको करने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रूरी है जिनको हम छोड़ नहीं सकते। तो अभी हम जो कर रहे थे उसके अंदर काइंड ऑफ जस्टिस वाला आ गया था, ये आपको करना है। जस्टिस और काइंड्स ऑफ जस्टिस आपको करना है। सोशल जस्टिस, लीगल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कलेक्टिव जस्टिस, ये सारे जस्टिस आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ के अंदर जो डिफरेंशिएशन है, जो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ के फीचर्स हैं, ये भी आपको करना चाहिए। इसके अलावा आपका एक है इंसिडेंट वाला है ना, वो भी करना चाहिए आपको क्वेश्चन। एक आपका पनिशमेंट है, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ये भी क्वेश्चन आपके लिए करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट भी मुझे लगता है इस बार आ भी सकता है। 2-3 क्वेश्चन मुझे लग रहा है, जैसे वाइकेरियस लाइबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, और आपका प्रेसिडेंट है, और सबऑर्डिनेट, और ये सुप्रीम लेजिस्लेचर है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें से कोई 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर आ जाएंगे एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये आप क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। लास्ट मोमेंट पे आप, ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, तो अब आप एक ही काम कर सकते हैं कि किसी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को टारगेट कर लें रात को, और सुबह उन्हीं को करें बस। जो पहले पढ़ लिया वो सब ठीक है, पढ़ लिया उसी को दिमाग में रखो, लेकिन फाइनली 4 से 5 क्वेश्चन तैयार करके जाने चाहिए जो अच्छे हमें तैयार हों। उसमें से अगर 2 भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो हमारी जो है प्रेजेंटेशन पेपर अच्छा हो जाए, मतलब एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो सिक्योर हो जाएँ। 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन भी अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लिए तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो सिक्योर हो ही गए। तो 4-5 क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से तैयार करके जाने चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मॉरल और कौन सा था, मॉरलिटी वाला था ना, लॉ एंड मॉरलिटी के बीच में क्या, हाँ, डिफरेंशिएशन है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया है वैसे 2022 में, सर और ओनरशिप और सुप्रीम, पोजीशन भी आया है बहुत बार। हाँ, लेकिन हर बार आ जाता है ना ओनरशिप और पोजीशन और लीगल पर्सन, ये ऐसे हैं, लीगल स्टेटस, ये तो कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। ए में आ जाएगा, बी में आ जाएगा, सी में आ जाएगा, कहीं भी आ ही जाता है। इसको तो करना है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और लॉ और मोरालिटी वाला क्वेश्चन पिछली बार आया है वैसे, पर इस बार भी आने के चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है हो सकते हैं। इसके अलावा आपका वो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला, सिविल और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपको आ सकता है। वो तो हमने किया भी अच्छे तरीके से। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला भी आप कर लो ठीक से। स्टेट वाला क्वेश्चन ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, छोड़ देता हूँ मैं वो। हाँ, फाइनली तो आप जो है ना पहले 6 क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा ठीक हैं, उनको थोड़ा सा फोकस करके ठीक से कर लो। पहले 6 क्वेश्चन। ना सर, क्या कह रहे हैं? मेंसरिया। मेंसरिया भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक सर। क्योंकि बाकी और बहुत सारे सब्जेक्ट में मेंसरिया का टॉपिक कवर होता है। ये वैसे पेपर जो आपको आज डिस्कस किया एलएलबी का, इसको थोड़ा बहुत कर लेना, क्या पता एक आध क्वेश्चन आ जाए। पिछली बार अगर आप देखोगे ना उठा के 2022 का एलएलबी का पेपर और हमारा बी एलएलबी का, तो आपको काफ़ी चीज़ें सेम मिलेंगी, क्वेश्चन सेम से रिपीट हो गए हैं। और इस बार होंगे नहीं होंगे ये मैं कह नहीं सकता, ये तो मैंने आपको भेज दिया पेपर, पर कल को ना आए तो आप मुझे ब्लेम करने लगो कि सर हमने इसमें बेकार इतनी मेहनत कर ली है तो कुछ आया ही नहीं। तो इसको साइड बाई साइड हल्के हल्के पढ़ लो। सर लीगल इसलिए जस्टिस और नेचुरल जस्टिस बता दो एक बारी। लीगल जस्टिस और नेचुरल जस्टिस बताइए भाई क्या होता है, किसी को पता है तो?
तो लीगल जस्टिस वो होता है जो कि लॉ के थ्रू जस्टिस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जस्टिस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो सर आपने अभी बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और उसका पूरा थ्योरी, सिविल, क्रिमिनल, ये सब। तो लीगल जस्टिस ऐसे हो जाता है। अब जो नेचुरल जस्टिस होता है ना, वो नेचुरल लॉ स्कूल से निकल के आया था। और इसका ये मानना है कि नेचुरल जस्टिस को बेसिकली एक एंगल ये दिया गया इंटरनेशनल लॉ में, जो हम आज भी फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के नाम पे नेचुरल जस्टिस को माना गया। और अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की नजर से देखें इसको, तो इसका मतलब होता है कि जो किंग होता था ना, वो हेड होता था अपने पूरे एरिया का, अपनी पूरी प्रजा का। और वो जो किंग था उसके पास जो भी पावर थी, ड्यूटीज थी, जो भी राइट्स थे सारे किंग के, ऐसा माना जाता था कि उसको वो सारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस भगवान ने दिए हैं। तो किंग जो था वो रिप्रेजेंटेटिव था गॉड का। और जो भी ऑर्डर किंग देता था उसको गॉड के ऑर्डर के बराबर माना गया था नेचुरल लॉ स्कूल में। तो नेचुरल जस्टिस का रिलेशन हम नेचुरल लॉ स्कूल से भी कर सकते हैं। आगे यही समझ लो कि एक डिवाइन थ्योरी है, जो भगवान न्याय करते हैं वो नेचुरल है, जो इंसान न्याय कर रहा है वो लीगल है। भाई इतना ही समझ लो, इसी को घुमा फिरा के लिख लेना एग्जाम में। नेचुरल लॉ स्कूल से ही निकला है वैसे तो। और कुछ बाकी तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो ही गया, वैसे भी 12 बजने का टाइम हो ही गया है। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लें, तो हम कंप्लीट कर रहे हैं यहीं पे क्लास अपनी। सर और ये मैंने रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा सर ताकि नोट बढ़िया हाँ सुन लेते। सर ये नोट जो 13 बता नेचुरल दो लॉ एक बारी। वाला है, नेचुरल हाँ जस्टिस, इसमें हम डिवाइन लॉ के बारे में पूरा लिख सकते हैं ना, जो हाँ, डिवाइन नेचुरल। थ्योरी लिख सकते हो, हाँ डिवाइन थ्योरी लिख सकते हो। ठीक। एक बार काइंड्स ऑफ लीगल राइट बता दीजिए। काइंड्स ऑफ लीगल राइट तो शुरू में ही बताया था इशिका ने। हमने लीगल राइट वाला जो क्वेश्चन उठाया था उसी के अंदर डिस्कस हो गया था। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दो शॉर्ट फॉर्म में, काइंड्स ऑफ लीगल राइट जिसको भी पता है। तो जैसे कि नाम है लीगल राइट्स, यानी कि लॉ से कुछ राइट्स का जन्म हुआ जिनको हमने बोला लीगल राइट्स। अब राइट्स हैं तो ऑब्लिगेशन भी होंगी, राइट हमारे, ऑब्लिगेशन सामने वाले के। जब भी हम राइट्स के बारे में बात करते हैं तो लीगल राइट्स में हाँ, लीगल राइट्स में क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्यों है लीगल राइट का, नहीं, प्रोटेक्शन अभी मिलता है। उसने सिर्फ एक मिनट ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस जी किया है। जी। अभी हम सिर्फ ये करेंगे कि काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स, जो लीगल राइट्स के हमारे काइंड्स हैं। पॉलिटिकल राइट है, ह्यूमन राइट है, सिविल राइट है, इकोनॉमिक बस राइट है, ये सब। देखो, जितने भी आपको चारों तरफ दिख रहा है ना, सिविल, सोशल, पॉलिटिकल, ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन राइट, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, वो सारे आपके जो हैं लीगल राइट्स हैं। आप घर से बाहर निकलते हो तो सारे राइट्स आपके शुरू हो जाते हैं। आप घर से बाहर जा पा रहे हो, ये भी आपका लीगल राइट्स है। ये सब आपके लीगल राइट हैं, यही आप लिख देना एग्जाम में। सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिकल राइट, सोशल राइट, कल्चरल राइट, ह्यूमन राइट, एनवायरमेंटल राइट, और कौन से राइट बताएं आपको, सारे राइट्स ये लीगल वुमेन, राइट्स ही हैं। चाइल्ड, माइनॉरिटी। हाँ, ये सब लीगल राइट्स हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया? हिमांशु क्या पूछ रहे थे? 13 नैतिकता वाला। मॉरलिटी, मॉरलिटी और लॉ के अंदर क्या है, ये तो खुद भी कर लेना बना के। ठीक है सर। मॉरलिटी से कोई चीज़ चलती है क्या? लॉ से सब कुछ चलता है। सोसाइटी लॉ से रन करती है, मॉरलिटी से नहीं चलती। लेकिन लॉ के अंदर अगर मॉरलिटी ना हो तो लॉ का कोई अस्तित्व भी नहीं है। मतलब लॉ फिर हार्श पनिशमेंट हो गई, किसी को कुछ देखना नहीं, फिर तो वो हो गया ना तालिबानी राज हो गया। यस अगर नेल पॉलिश भी लगा ली तो आपकी गर्दन काट दी भाई, नेल पॉलिश लगाया तो हाथ काट लिया, बुरखा के अंदर से शक्ल दिख गई तो गर्दन उड़ा दी। ये क्या हो रहा है? ये मॉरलिटी के बिना लॉ है ना। तो ये लॉ और मॉरलिटी का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों का, दोनों साथ चलते हैं। ये वैसे आप पढ़ लेना, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, तो आपको आ ही जाएगा। वैसे सर छोड़ भी दूं कोई दिक्कत तो नहीं है वाला? नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना मत। लॉ और मॉरलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना मत। ठीक है सर। कर लेना इसको, चाहे हल्का फुल्का ही कर लो, ऊपर ऊपर से कर लो, लेकिन कर लेना, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं। हम मतलब ये कॉस्टली आइटम है हमारे पेपर के हिसाब से, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। इतना खतरा कैसे ले सकते हैं, इसको छोड़ ही दें। पढ़ लें, थोड़ा कम पढ़ लें, ज़्यादा ना पढ़ा जाए तो, ठीक है सर। लॉ और मॉरलिटी को, क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा है। वैसे कल की क्लास की रिकॉर्डिंग्स या परसों की क्लास की रिकॉर्डिंग में ही मिल जाएगा आपको, ये लॉ एंड मॉरलिटी पूरा डिस्कस किया था मैंने। सर ये जो वहाँ आपने से आप मोरालिटी का उस दिन बताया था ना,
आप वो हाँ क्वेश्चन हाँ मेरे को जो उसका आंसर व्हाट्सएप कर देंगे, क्योंकि जो आपने बताया था वो उसमें नहीं है, आपके नोट्स में नहीं है। आपने अलग बताया था, नोट्स में अलग है। अच्छा, वो मैं आपको भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। हाँ जी, सर मेरे हाँ को भी जी, भेज हाँ देना। जी। और सर एक चीज़ ठीक और है। मेरे को पूछनी थी कि जैसे जो भी आपने नोट्स में दिया, अगर हम उसको एक बार फिर से रिव्यू कर ले, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे लग रहा है कि हम कर सकते हैं इजीली, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, डेफिनेटली आप कर लोगे। ठीक है, थैंक यू सर। सर वो मोरालिटी वाला क्वेश्चन भेज दीजिएगा प्लीज। मैं भेज दूंगा अभी आपको। श्योर सर, थैंक यू। कुछ और किसी को कुछ पूछना है? सर मेरे को भी प्लीज शेयर कर दीजिएगा लॉ एंड मोरालिटी वाला। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। मेरे को भी सर। आपको भी भेज दूंगा। बस, तो हम यहाँ पे क्लास कंप्लीट करें अब? यस सर सर। कल के एग्जाम के लिए बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आता है। सर इनको तो सब इशिका, कुछ आता आपको तो है। सब कुछ आता है, आप तो नहीं नहीं, टॉपर हो। अरे भाई नहीं ऐसा नहीं है। सीरियसली, उन मतलब हर नोट्स किसी मैंने भी को बनाए थे, बट आप जैसे नहीं है, बट आप तो जेन्युइनली टॉपर हो। नहीं, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ कि मैं अभी बहुत पीछे हूँ, जो कंपटीशन चल रहा है उससे बहुत पीछे हूँ। देखो, हर किसी का अपना है, किसी को पासिंग मार्क्स चाहिए तो किसी को हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, किसी को टॉप करना है। एक बार सर एक एक्चुअली इन बच्चा था। बच्चों को ना जुडिशरी करनी है, तो इन लोगों को तो टॉप के मार्क्स ही चाहिए। हाँ, लेकिन जुडिशरी में परसेंटेज वाला क्राइटेरिया, लेकिन फिर भी हाँ, जुडिशरी करनी है तो कानून की नॉलेज और लॉ की तो जी कंप्लीट नॉलेज होनी ही बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल उसमें। सर। एक बार एक बच्चा था, उसके 92% आए एग्ज़ाम में, और बच्चे ने आके रोना शुरू कर दिया घर में। बोलता है कि ना, उसकी मम्मी ने पूछा रिजल्ट आया, क्या हुआ, रो क्यों रहा है इतना? बहुत देर तक रोता रहा, कुछ नहीं बोला। रिजल्ट की मार्कशीट बैग में थी, लेकिन निकाल के दिखा नहीं रहा था किसी को। उसको शर्म आ रही थी, 92% आए थे इसलिए। सर क्योंकि ऐसी मैं क्लास बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि क्लास में उसका रैंक जो आया था ना, वो 11th रैंक आया था। तो उसको ये डर था कि भाई मेरे जो फ्रेंड्स मेरे साथ डेस्क को शेयर करते हैं वो सारे मुझसे आगे रह गए और मैं सबसे पीछे रह गया, तो मैं कितना नालायक हूँ कि मेरा 11th रैंक आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से मुझे कुछ नहीं मिल पाया। तो वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि भाई क्या हो गया, 92% आए हैं, तो दूसरे कितने आए हैं? तो पता लगा जो उसके फ्रेंड थे उनके 95% आए हैं। जितने लोग उससे आगे थे, कोई 0.5 से आगे था, कोई 0.2% से आगे था, लेकिन उसको फिर भी ये दुख था कि क्लास में 11th रैंक आई है। और एक और बच्चा था जो घर में आके बड़ा खुश था। वो खुश इसलिए था कि वो 40% ला के पास हो गया था। वो कहता है अच्छा है, पीछे छूटा है इस क्लास से कम पास तो हो गए। पर मैं ऐसी भी नहीं हूँ। तो हर तरह का बच्चे हैं ना। देखो, कुछ लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ किस लिए पढ़ रहे हैं कि उनको तो डिग्री चाहिए, डिग्री के बाद प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि एडवोकेसी में तो परसेंटेज पूछी नहीं जाती ना, बार काउंसिल के एग्ज़ाम में सिर्फ पास सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लेकिन जिनको जुडिशरी करनी है उनको तो एक्स्ट्रा मतलब रहना ही पड़ेगा, आगे रहना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ एक रेस की तरह चल रही है आजकल। जो तेज़ भाग रहा है वही जीत सकता है, जो तेज़ नहीं भाग रहा है वो कहीं ना कहीं हार जाता है, पीछे रह जाता है। तो पीछे रहना किसी को पसंद नहीं है। वैसे सीसीएस के टॉपर के कितने मार्क्स आए थे लास्ट ईयर? टॉपर परसेंटेज कितनी थी सीसीएस यूनिवर्सिटी की, जो 10th सेमेस्टर में बच्चे पास हुए थे लास्ट 2022 के अंदर डिग्री आई थी? आप उसको एक बार सर्च करो तो आपको पता लगेगा 69 पॉइंट्स कुछ थे बच्चे के, वो टॉप था सीसीएस यूनिवर्सिटी में। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मार्क्स देने में कितनी कंजूसी करते हैं कि 70% भी नहीं आए, पूरे बच्चा जो है यूनिवर्सिटी टॉपर बन गया। तो सीसीएस में ये भी तो गड़बड़ है ना, कितना ही लिखे आओ मार्क्स देते ही नहीं, लेकिन सर मार्क्स मेरे देते हैं। साथ ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे फादर भी मुझको ये चीज कहते हैं कि मुझे नॉलेज है, मतलब बोल लेती हूँ, थोड़ी बहुत है नॉलेज। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है ना कि मैं उस नॉलेज को पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ। और अगर नॉलेज है, लिख नहीं पा रही हूँ आंसर अच्छे से, तो फिर वो ना होने के बराबर ही हो जाता है। और जो जुडिशरी का पेपर या यूपीएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े, उनमें सर मेंस का एग्जाम ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। प्री फालतू होता है, इंटरव्यू का भी इतना रोल नहीं होता है। लेकिन उसमें आपको पता क्या करना चाहिए? आपको इसके अंदर एक काम ये करना चाहिए कि आपको आंसर्स को लिख कर देखना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें सारे कंटेंट क्लियर होते हैं, सारे हमें माइंड में फिक्स होता है कि हमें पता होता है क्या लिखना है,
लेकिन जहाँ पे जैसे एक आंसर फ्रेम होगा, कैसे फ्रेम होगा, एक बढ़िया तरीके से कैसे लिखा जाएगा, पहले उसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी, फिर उसका मीनिंग लिखा जाएगा, फिर बॉडी ऑफ कंटेंट तैयार किया जाएगा, फिर बॉडी ऑफ कंटेंट में भी प्रायोरिटी किसकी रहेगी, पहले क्या आएगा, सेकेंडरी क्या आएगा, वो अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो आप आंसर सही होते हुए भी आपको उतने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जितने मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 20 में से 18 मिलने चाहिए, तो 18 नहीं, आपको 15 ही मिलेंगे। तो वहाँ पे आपकी शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है प्रेजेंटेशन की, कि आता तो सब कुछ है लेकिन इतना ज़्यादा आता है कि क्या चीज़ और पहले कैसे ऑर्डर के अंदर आनी है, सर मेरे वहाँ गड़बड़ फादर हो यही सकती है। चीज कहते हैं, मुझको सेम यही चीज कहते हैं सर, इसीलिए मैं नोट्स बना के हर चीज करके अब प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले कुछ क्वेश्चंस को लिख के देखना चाहिए एग्जामिनेशन के माहौल के अकॉर्डिंग। मतलब घर में कोई ऐसी जगह बनानी चाहिए, कमरा बनाना चाहिए, जैसे आप तो वैसे ऑलरेडी पीजी में रहते हैं, तो सर ऐसी जगह हॉस्टल है। होनी चाहिए। हाँ, मतलब वही हॉस्टल पीजी, मतलब जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 3 घंटे स्टॉप वॉच के साथ आप बैठ जाओ, 8 क्वेश्चन हमें लिखने होते हैं एग्ज़ाम में, वो 8 क्वेश्चन आप लिख के प्रैक्टिस करो, उतने टाइम के अंदर प्रेजेंटेशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है सर। लेकिन आपको पता लगेगा जब आप लिखोगे ना एग्जामिनेशन का एटमॉस्फेयर घर में तैयार करके, तो पता लगेगा कितना बेकार आंसर आप लिख रहे हो। खुद ही अपने आंसर को चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कंटेंट पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए, पहले आ गया, जबकि इसके अंदर ये गड़बड़ थी, डेफिनेशन ठीक नहीं हो पाई, केस लॉस नहीं आ पाए, और भी कई चीज़ें होती। प्रेजेंटेशन पे काम करने की ज़रूरत होती है। तो अब हम समय ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, 12 बज गए हैं, 1 आध घंटे ही आप अपना पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर कुछ देर रेस्ट करना भी ज़रूरी है, वरना कल एग्ज़ाम में नींद आएगी और सुबह उठ के भी पढ़ना है। तो हम क्लास को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे।